क्या हो, सर्विस। सर्विस छोड़ दो, तुम भी सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ठीक। अब सर्विस जो हो, अलग अलग टाइप की सर्विस हो। सर्विस का मतलब हिंदी में सेवा है, क्या हो। अब जिस सर्विस की तुम तैयारी कर रहे हो उसका नाम भी एक सर्विस है, वो भी सिविल सर्विस है। वो कहाँ की, उसका स्ट्रक्चर समझना तुम, किधर आ गई, उसका क्या क्या काम है, समझ में बात है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी और उसके अंदर आज के समय में क्या दोष आ चुके। और जो हमारा पारंपरिक स्ट्रक्चर था ना सिविल सर्विस का, वो कितना दुष्ट हो चुका, समझ में, उसके अंदर कितना भ्रष्टाचार आ चुका। मैंने तो वो समझाया था, जो ब्यूरोक्रेसी है ना, जिसे हम नौकरशाही कहते हैं हिंदी में, इसने ना देश को तबाह करके रख दिया। आज नहीं तो कल तुम उसका हिस्सा बनने वाले हो, समझ में आया। जब मंसूरी के अंदर जाओगे ना, खुदा ना खास्ता तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो ठीक ठाक पढ़ते रहे तो ठीक। अगर जाओगे तो वहाँ तुम्हें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा ना, प्रशिक्षण देने के दौरान तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। वहाँ से प्रशिक्षण देकर तुम्हें समझाया जाएगा कि सिविल सेवाओं की भूमिका क्या हो। ये सब सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे वहाँ, जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ना इस चैप्टर में, ये सब चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाएगी तुम्हें, समझ में आई बात है, ठीक। तो तुम ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो तुम समझ में आएगा हाँ कि हम ट्रेनिंग के दौरान तुम अभी ट्रेनिंग, ये तो अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग के दौरान हमें भी सिखाया गया था ये सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है, समझ। लेकिन वहाँ थोड़ा डेप्थ हो जाएगा, क्योंकि साल 6 महीने साल भर का काम होगा, साल भर 1 साल के आसपास वहाँ ट्रेनिंग होगी तुम्हारी, वहीं रहना, तुम सब चीज़ें यहीं सीख ली कि जाओगे तो क्या होगा, समझ में आया बात है। तो एक सिविल सेवा का सेवाएं कौन कौन सी हो, कितने प्रकार की सेवाएं हो, समझ में आया बात है। कौन सी केंद्रीय सेवा हो, कौन सी राज्य सेवा हो, और कौन सी ऐसी सेवा हो जो अखिल भारतीय सेवाएं हो, ये कौन कौन सी सेवाएं हो। फिर आईएएस कौन से प्रकार की सेवा, कहाँ कहाँ फिट बैठने वाली, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना, ऐसा समझ में, किस किस का क्या क्या कथन है, कौन कौन सा केस गया था, मामला कोर्ट में गया था। उससे सबसे बड़ी बात सबसे पहले बता क्या, मेन चीज़ जिसके लिए से पढ़ रहे उसको मेंस का क्वेश्चन कैसा आ रहा है, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं सर, ठीक। तो मैं पहले मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, कैसा क्वेश्चन पेपर में आने वाला, समझ में आया बात है। अगर तुमने वो समझ लिया, तुम फिर जो अगले वाला पॉइंट पढ़ाने वाला हो ना, तुम समझ जाओगे कि इस पॉइंट को ये जो भाई जी पढ़ा रहे, इस पॉइंट को मुझे निकाल कर इस पॉइंट को मुझे यहाँ करके लिखना, बात समझ में आया बात है, ठीक। जो सिविल सेवाओं के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं ना, इसके अंदर से सबसे पहले क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन लिखा, समझ में आया बात है। वही 4-5 क्वेश्चन ऐसे कि इसी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इस क्वेश्चन टॉपिक बार बार रिपीट हो पाया, उसका सन भी बताऊंगा तुम। जैसे 2014 में क्वेश्चन आया तो 2016 में क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन आया, बिल्कुल सेम, यानी पिछले सालों के क्वेश्चन करके हम बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरा, जो एग्जामिनर ने पेपर बना रहा है उसके माइंड सेट को पकड़ा जा सके कि पूछ क्या रहा हो, इसलिए मेन चीज़ क्वेश्चन हो। क्वेश्चन तुम पढ़, कंटेंट तुम पढ़ते जा रहे, क्वेश्चन तुम देख रहे थे, इसका मतलब तुम गलत नहीं समझा रहे। किसी चैप्टर के क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस कितना, इस साल इसमें तो इतना इंपॉर्टेंट है और इसमें तो बहुत ही कम हुआ चैप्टर में, तो उसे इग्नोर करने में भलाई है, और जहाँ तक ज़्यादा रहा है उसे पढ़ने में भलाई है, सही बात है, ठीक। उसके बाद हम समझने वाले कि जो सिविल सेवाएं हो, सिविल सर्विस हो, सिविल सेवाएं, उसकी सिविल सेवाएं क्या है, सिविल स्ट्रक्चर क्या है ना, भारत के सामाजिक आर्थिक जो ढांचा इसका सिविल सर्विस का जो सामाजिक आर्थिक ढांचा, इसका जो पारंपरिक स्ट्रक्चर, जो पारंपरिक स्ट्रक्चर, जैसे तुमने देखा आज नहीं तो कल तुम ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, तो ये भी समझेंगे ब्यूरोक्रेट क्या हो और एक लोक सेवक क्या हो। लोक सेवक अलग चीज़ हो, कुछ बच्चे ऐसे लोक सेवक को ही ब्यूरोक्रेट समझ में आई बात है, लेकिन दोनों को दोनों अलग हो, ये भी समझ रहा हूँ, ठीक। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि जो लोक सेवक हुए, लोक सेवक अगर इन्हें एक ही कैडर में डाल दिया, ठीक, एक ही कैडर के अंदर डाल दिया जाए, कैडर का मतलब संवर्ग हो, संवर्ग, एक ही संवर्ग के अंदर अगर ये रहते हैं तो किस तरह शोषणकारी, ये लोगों का किस तरह कितनी मात्रा में शोषण करते हैं, और इनका ट्रांसफर क्यों किया जाना चाहिए और क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जैसे तुम आज नहीं तो कल तुम सिविल सर्विस जाओगे और तुम यूपी कैडर मिला, तो तुम जब जिस यूपी में रहोगे ना तुम, तो अपना हित तलाशने के लिए ना, तुम अपना हित तलाशने के लिए तुम उसी कैडर में बार बार रहना पसंद करोगे जहाँ तुम्हें बेनिफिट होगा। तुम पहाड़ी क्षेत्र की ओर जाना पसंद नहीं करने की, पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ जाना तुम पसंद नहीं करने के, दक्षिण भारत की तरफ जाना तुम पसंद नहीं करने के, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हो तुम, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में रहना पसंद करोगे, समझ में आया बात, ठीक। तो अपना ही तलाशना स्टार्ट करोगे, और ये किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, और भारत के लिए कैसे खतरनाक साबित हो जाए, और कैसे भारत के ना जो भ्रष्टाचार की जो रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान देखो कौन से नंबर पाया जाए, 185 देशों की लिस्ट है ना, 185 देशों की लिस्ट है ना, इसमें 85 के आसपास उसका स्थान पाया जाए, ठीक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ना, गूगल पर डालकर भारत का स्थान देखना भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन से स्थान पर, समझ में आई बात है। 85 क्या स्थान है, हर साल बदलता रहता है, देख लेने से आगे, और इसका मतलब इससे अंदाजा लगाया जा सकता कि भारत की जो रैंकिंग है भ्रष्टाचार में कितनी ऊपर है। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि भारत एशिया के अंदर 12 ऐसे कैडर, 12 ऐसे क्षेत्र, उन 12 एशिया पूरे देश के अंदर 52 देश अब 12 क्षेत्रों को सूचित किया गया, और 12 में हम पहले स्थान पर भ्रष्टाचार करने के मामले में, समझ में आया बात है। सुनकर बड़ा दुख हुआ, समझ में आया बात है। ऐसे काम है, आज नहीं तो कल तुम ब्यूरोक्रेट बनेंगे, इस ब्यूरोक्रेट ने ना पूरे भारत को तबाह करके रख दिया।
और ये ब्यूरोक्रेट का स्ट्रक्चर है ना, मेरे हिसाब से इस टाइम संशोधित होना चाहिए, क्योंकि जो हम ब्यूरोक्रेट का स्ट्रक्चर बना रखे, जहाँ मंसूरी के अंदर ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग लेने का तरीका, ट्रेनिंग देने का तरीका हमारा वही है परंपरागत, जो हम अंग्रेजों के टाइम से दिया करते थे। तो अंग्रेजी मानसिकता आज भी इनके ऊपर हावी, समझ में आई बात है। जनता से जुड़ना चाहते, जनता तक कट ऑफ रहते हैं हमेशा, अपने आप को जो सिविल सेवक अपने आप को समझते हैं, अपने भूल जाते हैं। उनके 3 मूल उद्देश्य हो, नंबर फर्स्ट न्यूट्रलिटी बनाकर रखना। आज कोई भी ब्यूरोक्रेट न्यूट्रल बना कर नहीं रखता, पता नहीं चलता, सबको पता लग जाएगा ये सरकार के पक्ष में बात कर रहा है। अगर सरकार के पक्ष में बात करेगा तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर प्रतिबद्धता, आज कोई भी ब्यूरोक्रेट अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहता। तीसरे नंबर पर पता क्या हो, तीसरे नंबर पर तो अनामिता का मतलब लोग अपने नाम के लिए काम करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा एक यहाँ हरिद्वार का डीएम था, वो फेमस है, रावत कर नाम था उसका हिसाब ऐसा था, जरा जरा वीडियो डालता था और बड़े बड़े व्यूवर्स देखता था। ये इसका काम नहीं है बिना नाम के काम करना, समझ ये बात है। ये ब्यूरोक्रेट के नाम कलम को ब्यूरोक्रेट नहीं होते, बिना नाम के काम करना। और देश के अंदर काम क्या हो उनका, नीतियाँ बनाना और नीतियों का क्रियान्वयन करवाना। नीतियाँ बनाना और नीतियों का क्रियान्वयन करवाना ब्यूरोक्रेट्स का काम हो। प्रधानमंत्री कुछ नहीं करता। प्रत्येक प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री होंगे सबके पास एक सेक्रेटरी हो, वो सेक्रेटरी IAS ऑफिसर हो, वो बताता है उसे करना क्या, आप तुझे बोलना क्या है, बोलना और इस देश के लिए अंदर क्या क्या नीतियाँ बनानी। तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारा कच्चा खाका करना, लेकिन वो उसका कभी नाम नहीं होने का, और यही इसका ड्यूटी हो, यही इसका कर्तव्य हो। समझ में आया बात है। तो वर्तमान समय में ना इसकी रिलेवेंसी तेजी के साथ घटती चली जा रही और इसमें संकट दिखाई दे रहा, युक्त प्रकार का संकट दिखाई दे रहा है इसमें, विभिन्न प्रकार का। समझ में आया बात है। तो ये संवेदनशील मुद्दा हुआ। इसी संदर्भ में गवर्नेंस सिलेबस में सेवाएं, तुम्हारा सिलेबस डाल दिया गया सेवाएं। और सेवाएं हमारी 3 प्रकार की हो। नंबर फर्स्ट जो हमारी सेवाएं हो, पहले नंबर पर जो हमारी सेवाएं होगी ना, उस सेवा का नाम हमारा सैनिक सेवाएं। सैनिक भी तुम्हारी सेवाएं देते हैं, ये तो सेवा। दूसरे नंबर पर जो सेवाएं हो हमारी, वे हो असैनिक सेवाएं, असैनिक सेवाएं। और तीसरे नंबर पर हम कभी कभी काउंट कर लेते हैं, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अखिल भारतीय सेवाएं, लेकिन वह असैनिक सेवाओं में आ जा। सही बात है। जो असैनिक सेवाएं हो ना हमारी, वे 3 प्रकार की हो। असैनिक सेवाएं कितने प्रकार की हो? 3 प्रकार। एक तो हमारी केंद्रीय सेवा। आज अगर तुम IAS अधिकारी बने तो तुम केंद्रीय सेवा के अंतर्गत जाओगे, ठीक। दूसरे नंबर पर एक और राज्य सेवा, अगर तुम PCS ऑफिसर बने तो तुम राज्य सेवा के अंतर्गत सेवा दोगे। तीसरे नंबर पर अगर तुम बन गए IAS, IFS या IPS बन गए तो तुम अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत जाओगे। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है तो सेवाएं हमारी कितनी हो? मुख्य रूप से 2, वैसे 3 हो। मुख्य रूप से कितनी हो? 2। ये सब लिखना हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मोटे मोटे तरीके समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में कच्चा खाका तैयार हो सके। क्या क्या समस्या, क्या क्या नहीं, बात करनी पहले जरूरी हो। बात समझ में आया? तो इन सेवाओं के बारे में पढ़ना हो तो सैनिक सेवाएं हमारे सिलेबस बनी है। अगर मैं तुम्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता ना, लोक प्रशासन पढ़ाता, लोक प्रशासन में इस तरह सिलेबस, लेकर हिंदी साहित्य तुम ऑप्शन नाम ले लेते हो। इसी तरह एक सब्जेक्ट हमारा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे बोलते हैं लोक प्रशासन। ये भी बहुत छोटा सब्जेक्ट सिलेबस है इसका। नियम कानून के बारे में पढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में, ठीक। कहाँ कौन सी धारा लगेगी, कैसे कैसे, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, लेकिन लोग बहुत पसंद करते हैं। इंटरव्यू में बहुत अच्छा नंबर मिलता है, उससे जुड़े सारी चीज़ें बोलते हैं। मैं ये सारा पढ़ रहा हूँ, समझ में आया? दूसरे नंबर पर हम क्या जानना, ये जानना कि इसमें सुधार के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। एक द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, द्वितीय प्रशासनिक जो सुधार आयोग था, सेकंड ARC जिसे बोलते हैं। मेरे पास बुक भी रखी हुई, तुम्हें दिखाई, सेकंड ARC की बुक। उसके द्वारा कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी गई, कौन कौन सी सलाह दी गई सिविल सेवाओं में सुधार करने के लिए। वैसे तुम्हें सेवा पढ़ना, सिविल सेवाओं में सुधार हमारा GS4 में भी काम आएगा। यानी एक ही टॉपिक को तुम 2 जगह पढ़ोगे, GS2 में पढ़ोगे और GS4 में पढ़ोगे। टॉपिक एक ही, सिविल सेवाएं। यहाँ तुम पढ़ रहे सेवाएं, वहाँ GS4 में पढ़ते हैं सिविल सेवाओं में सुधार, या सिविल सेवाओं में सुधार। और सिविल सेवाओं में सिविल सेवकों में नैतिकताएं, वहाँ पढ़ते हैं अगले वाले सिलेबस में, GS4 में पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते, वहाँ नैतिकता की बात करते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं सिविल सेवाओं में सुधार, तो सुधार तो पढ़ लिया, साथ साथ में सुधार ही पढ़ाया चल रहा हूँ। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। मैंने कहा पॉलिटी का कम क्वेश्चन, पॉलिटी का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिखाई देगा पॉलिटी का, वो दिखाई देगा प्री के पेपर में। सिग्निफिकेशन का मतलब महत्व, ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस कहाँ दिखाई देगा, वो दिखाई देगा प्री के पेपर में। जो पॉलिटी में तुमने कॉपी में लिख रखी, पूरी खत्म कर रखी, वो पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं, जब तक मैं नहीं कहता तब तक कॉपी पक्की नहीं होती। समझ में आया बात है? उसके बाद NCERT पढ़नी पड़ेगी तुम्हें। जिसके पास टाइम हो तो सब पढ़ो, जिसके पास टाइम नहीं हो कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। समझ में आया बात है? ठीक। पहले एक ही नोट पकड़ लो, उसे ही बार 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 इतनी बार पढ़ लेना कि इस कॉपी का जब पेज खोलना ही नहीं पड़ेगा। अब पता होना चाहिए आगे 3 पेजों को क्या आने वाला है। पहले कम से कम 5-6 बार रिविजन जब कर लोगे ना, तुम्हें जरूरत नहीं पड़नी कॉपी खोलने की, कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़नी तुम्हें। समझ आइए? तुम्हारे पास जो कॉपी मौजूद है ना
गवर्नेंस की कॉपी बना रखी, ये एक दिन तुम्हारे पास ऐसी हो जाएगी, क्वेश्चन कैसा भी जाता है आराम से जाकर बैठ के प्यार के साथ कंफर्टेबल होकर समझ शांति के साथ बैठ कर आराम से लिख सकते हो कभी भी क्वेश्चन, और वो विद इन टाइम में लिख सकते हो। क्वेश्चन 8 मिनट का टाइम पूछा है तो तुम 6 मिनट में आराम से लिख कर बैठ जाओगे, इतना भी मुझे विश्वास है। लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहने से होगा। समझ में आई बात है, दिशाहीन नहीं होना, न दिशाहीन होना, समझ बात है, केवल दिशा को बढ़ते रहना। समझ में आया बात है। पढ़ने के लिए चाहिए एक पॉजिटिविटी, कारण चाहिए पढ़ने के लिए कि मुझे इस चीज़ के लिए पढ़ना, क्यों पढ़ना वो जो भी होना चाहिए। जैसे क्लियर कट सेपरेशन होना चाहिए, जब तक क्लियर कट सेपरेशन नहीं होगा क्यों पढ़ना, तब तो तुम पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आने का। समझ नहीं बात है। अगर जिस दिन तुम्हारा ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी तो क्यों पढ़ना, तो ना तो तुम्हारे लिए कोई त्यौहार होगा, ना कोई होली होगी, ना कोई दिवाली होगी, तुम्हारे सिर पे की लगन होगा, तुम्हारा काम छूट रहा है, अगले दिन ट्यूशन में काम चालू होगा। समझ में आई बात है। पता भी नहीं चलने कब होली आई कब दिवाली चलेगी, और तुम दूसरे उदाहरण दोगे, मुझे तो पता भी नहीं चला कि दिवाली कब आई थी। समझ में आ बात है, जैसे मुझे नहीं पता चलता पहले सारे दिन कैसे लिखा पता लग गया सिविल सेवाओं के बारे में क्या। अब हम लिखने जा रहे हैं सवाल, क्योंकि मेरा मानना कि मैं अब तक इतने चैप्टर पढ़ा चुका हूँ कि तुम्हें शब्दों की समझ हो चुकी है, कुछ नहीं हुआ तो शब्दों की तो समझ हुई। ये पता लगा चैप्टर कौन से, जिस दिन अंदर का भूत जागेगा ना, आराम से बुक उठा कर पढ़ोगे, पीसीएस भी दोगे जाकर आराम से क्लियर हो जाओगे। ना के बराबर पढ़ दे तब भी क्लियर कर दोगे, इतना लिख दोगे। अगर क्लियर करना थोड़ा सा अपना इनपुट डालना पड़े फिर यूपीएससी भी हो जाएगा, हार्ड कुछ नहीं है। ठीक, बस लगन तो मेहनत करते रहो। चलो क्वेश्चन लिखो एक पर्सन, हम पढ़ेंगे पर्सन। देखो प्रारंभिक तौर पर प्रश्न हमारा है, जब हम चैप्टर को पढ़ रहे हो पढ़ लेंगे ये प्रश्न उत्तर आराम से लिख लेंगे। प्रारंभिक तौर पर क्या लिखा, तौर पर भारत में लोक सेवाएं, प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं, प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थ और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तटस्थ एवं नहीं और तटस्थ और प्रभावशीलता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रभावशीलता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थ और प्रभावशीलता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई है, करने के लिए अभिकल्पित की गई है, अभिकल्पित की गई है, की गई थी, की गई थी। उसके बाद लिखो जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है, यूपीएससी का सवाल है, सब लिखाऊंगा भी, पहले लिखो पर्सन दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? क्या आप इस मत से सहमत हैं?
आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कई सुधारों की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए कि लोक सुधारों में कि लोक सेवाओं में कई सुधारों की आवश्यकता है। कई सुधारों की आवश्यकता है। दो 2022 का सवाल जरूर देखना चाहेगा कि सवाल तो नहीं आया, सिविल सेवाओं का सवाल तो नहीं आया। ठीक, GS 2 में देखना और GS 4 में देखना। सिविल सेवाओं में सुधार के लिए लोक सेवाओं में कई सुधारों की आवश्यकता है। GS 4 में बहुत सवाल दिखाई देंगे ऐसे कि आवश्यकता नहीं लेना है। तो टिप्पणी कीजिए। क्या करनी? मैं चाहता हूँ इस सवाल को इंग्लिश में भी लिखो। किस में लिखना? लिखो इनिशियली, INITIALLY, इनिशियली INITIALLY, इनिशियली सिविल सर्विस, CIVIL, सिविल सर्विस, SERVICES, गलत मत लिखना इसलिए बोल रहा हूँ स्पेलिंग। इन इंडिया, वेयर, WER, वर लिखना, वर, इन इंडिया वर डिजाइन, DESIGNED, डिजाइन, इंडिया वर डिजाइन टू अचीव, TO2 अचीव, ACHIVE, लिख लिया? अचीव लिख देना। अचीव द गोल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस, द गोल, GOALS, गोल्स ऑफ न्यूट्रलिटी, NEUTRALITY, न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस, EFFECTIVE, इफेक्टिवनेस लिख देना। कोमा लगाओ। विच सिम्स, SWMS, टू बी, टू TO2 BE, lacking, LACKING, lacking in the present context, PRESENT, present context, CONTEXT, इतने दिन बाद तो इंग्लिश लिख रहे हैं। कंटेक्स्ट तो फिर तो इधर उधर तो झांको ही कॉपी में, डॉट लगा दो, फुल स्टॉप लगाओ। डू यू एग्री, हिंदी में तो लिख रहा कोई डैड है बड़ा। डू यू एग्री, AGREE, एग्री विद द व्यू, VIEW, with the view that DRASTIC, गलत मत लिखना, स्पेलिंग से याद रखना बात है, इंग्लिश का यूज बोलो। रिफॉर्म, REFORMS, रिफॉर्म्स रिक्वायर इन सिविल सर्विस, रिफॉर्म रिक्वायर, REQUIERED, रिक्वायर्ड इन सिविल सर्विस, क्वेश्चन मार्क लगाओ। उसके बाद लिखो कमेंट, COMMENT, लिख दिया। अब इस तरह लिखो, हर सारे क्वेश्चन इंग्लिश में, इस तरह इंग्लिश में थोड़ा रिफॉर्म होगा, सुधार होगा, समझ में आया? अब एक काम करो, इस पर्सन की ना
ऊपर से एक लाइन तो पढ़ना है इंग्लिश में, एक पढ़ना है हिंदी। पहले पढ़ो हिंदी में, पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश में पढ़ना। इधर देख लो, प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं, यानी प्रारंभिक तौर पर देश आजाद हुआ तो प्रारंभिक तौर पर, अच्छा ये जब की बात कर रहा है, लोक सेवाएं तटस्थ, तटस्थ न्यूट्रलिटी, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस। इधर देख लो कि जब भारत के अंदर जो लोक सेवाएं थी, ये नौकरशाही थी हमारे यहाँ, ये ब्यूरोक्रेसी थी हमारे यहाँ, तो ये तब तटस्थ रहा करती थी। अब तटस्थ क्यों नहीं है? क्या आपका मानना है पहले तटस्थ रहा करती थी? अंग्रेजों के टाइम पे भी तो ब्यूरोक्रेसी थी, तब भी तटस्थ रहा करती थी, न्यूट्रल बन रहा करती थी, किसी राजनीतिक पक्ष में झुकती हुई ना दिखाई देती थी। आज कोई ब्यूरोक्रेट खड़ा होगा कभी भी किसी पक्ष में बात ना करता था। क्या आज के संदेश में यहाँ क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थ और प्रभावशील। कब? इनिशियली। प्रारंभिक तौर पर क्या हो? इनिशियली। कहाँ से? इंडिया के अंदर। क्या? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस ये नहीं, सिविल लोक सेवाएं से तो बोलो सिविल सर्विस। जो सिविल सर्विस ये क्या थी? तटस्थ थी, न्यूट्रल थी और इफेक्टिवनेस थी इनके अंदर, प्रभावशीलता थी कि लक्ष्य को, इनका एक ऑब्जेक्टिव था, लक्ष्य था इनका, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी, इसीलिए बनाई गई थी ताकि न्यूट्रल रह सको और प्रभाव डाल सको, इसीलिए बनाई गई थी। जो सिविल सर्विस क्यों बनाई गई थी? ताकि न्यूट्रल ला सके और अपना प्रभावशीलता दिखा सके, अभिकल्पित की गई थी, बनाई गई थी। अच्छा, जिसका वर्तमान संदर्भ में, अब बताओ वर्तमान समय में, वर्तमान समय इन प्रेजेंट टाइम में इसका अभाव नहीं दिखाई देता क्या? कारण के समय में न्यूट्रलिटी दिखाई दे रही तुम के अंदर। अब ये न्यूट्रल रह चुका, कौन सा ब्यूरोक्रेट है जो न्यूट्रल दिखाई देगा? तुम सब सरकार के पक्ष में झुकते दिखाई दे, जनता के पक्ष में कोई बात। प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस इनके अंदर दिखाई देती, जिनका कोई इनका कार्य का प्रभाव पड़ता ही नहीं किसी पर। एक अच्छे ब्यूरोक्रेट का नाम बता दो जरा भारत में, एक ब्यूरोक्रेट का नाम बताओ मुझे, एक बहुत अच्छा आईएएस अधिकारी हो जिसने काम करा हो, वैसा नहीं बस फर्स्ट रैंक का काम करा हो डीएम बनने के बाद, बताइए जरा, पता किसी ने? क्योंकि सबको पता नहीं, भ्रष्ट हो। समझ में आ बात है, इसलिए सवाल पूछा। संदर्भ में अभाव दिखाई देता है, ये कह रहा है अभाव देखा देता है, न्यूट्रलिटी किसी के अंदर नहीं है, इफेक्टिवनेस भी किसी के अंदर नहीं है। किसी भी सिविल सर्विस, किसी भी सिविल, कोई भी सिविल, या नौकरशाही पूरी भ्रष्ट हो चुकी, पूरी नौकरशाही की जब बात करें ना, सबकी बात कर रहे हैं, समझ नहीं बात है सिविल सर्विस की। क्या आप इस मत से सहमत है? आपसे पूछा जा रहा, क्या आप, डू यू एग्री, आप इस मत से सहमत हो? ठीक, अगर सहमत है ना, तो रिफॉर्म करने के लिए, सिविल सर्विस में रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए आप की सकता, तो किस लोक सेवा में सुधार, आपका क्या मानना कि लोक सेवा में सुधार करना चाहिए? आपसे पूछा जा रहा कि लोक सेवा में सुधार करना चाहिए। अभी थोड़ी पहले मैं बोल गया, जो बता रहा था सुधार कर नहीं सकता तो फिर कमेंट करना, लास्ट में कमेंट लिखवाया। अब मैंने सवाल समझाया ना पूरा, अब इसे इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। देखो पूरा इंग्लिश में समझ भी आ रहा नहीं आ रहा। इनिशियली सिविल सर्विस इन इंडिया वर डिजाइन टू अचीव द गोल्स टू ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस। इसका ये तो मतलब कि सिविल सर्विस है ना, जो प्रारंभिक समय में इनिशियली कैसी थी वह, किस तरह डिजाइन की गई थी वह, इस तरह डिजाइन की गई थी वह, उसके ताकि वह उसके अंदर न्यूट्रलिटी हो सके और इफेक्टिवनेस हो सके, इस तरह डिजाइन की गई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? विच सीम्स टू बी लैक, लैक का मतलब अभाव दिखाई दे रहा है, लैकिंग का मतलब लैक का अभाव दिखाई दे रहा है। किस चीज का अभाव दिखाई दे रहा है? इन प्रेजेंट टाइम कंटेक्स्ट, इसका मतलब यह इस रूप में भी व्यक्त नहीं हो पा रही, न्यूट्रलिटी इसके अंदर खत्म हो चुकी और इफेक्टिवनेस भी इसके अंदर खत्म हो चुकी। आगे चलो क्या लिखा हुआ, डू यू एग्री, क्या आप इस बात से एग्री हो जो ऊपर बताइए? हाँ हम इस बात से एग्री है। द व्यू ऑफ ड्रास्टिक्स रिफॉर्म इन रिक्वायर इन द सिविल सर्विस, सिविल सर्विस के अंदर सुधार कर सकता। यस, अगर ऐसे है ना तो फिर कमेंट करके बताओ, पर्सन समझ में आएगा? ठीक, ऐसे इंग्लिश सुधरेगी, इंग्लिश सीख लेते तो कभी इंग्लिश में सुधरेगी। समझ में आया बात है? अब इस पर्सन का उत्तर कैसे मिलेगा? अभी मैं इस पर्सन का यूनिक फॉर्मेटिंग करके तुमसे 10 का उत्तर पढ़ा दूँ, वही पढ़ा दूंगा मैं, पढ़ा नहीं देनी। ये बेनिफिट नहीं होने का, जब हम अपना सिलेबस पढ़ रहे होंगे ना तो तुमको खुद ही ध्यान रखना होगा कि मुझे कोई ऐसी बातें तो नहीं बता रहा मैं जिस पर्सन को मेल खाती हो, मैच खाती हो, तो अपने आप तुमको पॉइंट गेन करने हो, निकालने होंगे, डाटा क्या डालना इसके अंदर। जो पूछा कि यहाँ प्रारंभिक तौर पर क्या था सिविल सेवाओं में और अब क्या, जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रारंभिक तौर पर अपनी कहानी स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी। समझ में आया बात है? अभी एक पर्सन बताया तो पर्सन से भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा। दूसरा पर्सन, पर्सन की एक खास बात होगी, जब भी हम कोई पर्सन पढ़ेंगे उसे कहीं में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। और तुम भी विशेष तौर पर बात याद रखना, पर्सन पढ़ते वक्त जब भी इंग्लिश पक्की होगी याद रखना, ठीक। पर्सन नंबर 2 लिखो, पारंपरिक नहीं आता लिखा यार, पारंपरिक
पारंपरिक अधिकारी तंत्रीय अधिकारी तंत्रीय अधिकारी तंत्रीय अधिकारी तंत्रीय पारंपरिक अधिकारी तंत्रीय संरचना पारंपरिक अधिकारी तंत्रीय संरचना पारंपरिक अधिकारी तंत्रीय संरचना और संस्कृति ने संरचना और संस्कृति ने पारंपरिक अधिकारी तंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में संस्कृति ने भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया आर्थिक सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है प्रक्रिया में बाधा डाली है में बाधा डाली है बाधा डाली है टिप्पणी कीजिए टिप्पणी कीजिए ठीक। अब देख लो इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब पारंपरिक जो हिंदी के वर्ड है ना, इंग्लिश का वर्ड क्यों लिखवा रहा हूँ तुम्हें, इंग्लिश में क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहा हूँ जब नहीं समझ में वहाँ दिखाई देते हैं ना। हिंदी में अनेक नाम हो सकते हैं, इंग्लिश की यही खूबसूरती है उसमें एक ही नाम हो। अगर उसमें लिखा हुआ ना सिविल सर्विस तो सिविल सेवा ही होगा। और यहाँ देखो हिंदी में अलग अलग नाम दे दिया उसने। उसमें पता क्या कहा, पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल अधिकारी संरचना अधिकारी तंत्र हो। जो अधिकारी तंत्र क्या हो, सिविल सर्विस होती है। ये सिविल अधिकारी तंत्र हो क्या है, सिविल सर्विस तो अधिकारी तंत्र यानी बहुत सारे अधिकारियों का जो समूह होगा वही तो सिविल सर्विस है, वही तो नौकरशाही है। तो ये हिंदी कहता है, इसलिए कहता हूँ इंग्लिश में पढ़ो, समझ में आया बात है, तुरंत समझ में आ जाएगा, इसलिए लिखवा रहा हूँ इंग्लिश। पारंपरिक अधिकारी संरचना उसका स्ट्रक्चर पहले की बनी हुई है, अंग्रेजों के टाइम की है। सिविल सर्विस का जो स्ट्रक्चर पहले का तैयार है, पहले डिजाइन कर रखा है। और ये आज की भारत आज के समय में ना जो भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहा। समझ यही बात है, क्योंकि जो पहले डिजाइन करा होगा अंग्रेजों ने डिजाइन करा होगा ये सिस्टम अपने अंग्रेज तो अपने हित साधने के लिए डिजाइन करा होगा ना, तो ये फिर आज भी सिविल सेवक अपना हित साधते रहते हैं। तो फिर भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचता। तो इनकी ये मानसिक रूप से करप्ट है। और ये नहीं क्योंकि हम ऐसे ही ढांचा बनाए तो यहाँ सुधार करने की आवश्यकता। अगर सुधार करने की आवश्यकता तो आप टिप्पणी दे डालो, कमेंट करना। आपको प्रश्न समझ में आ रहा, ठीक। तो जो भारत का ना इंडिया का भारत में इन इंडिया ट्रेडिशनल सिविल सर्विस स्ट्रक्चर तो जो भारत का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके बीच में बैरियर पैदा कर रहा है। समझ की बात है, बैरियर पैदा कर रहा है, बाधा डाल रहा है। आपको इस पर कमेंट करना। तो इंग्लिश भी इतनी हार्ड नहीं है, और इंग्लिश का ही क्वेश्चन आज से पढ़ने की आदत डाल लो। बराबर बुक्स तुम्हारे सबके पास मौजूद है इंग्लिश में और हिंदी। सबसे पहले विशेष तौर पर याद रखना, क्योंकि पेपर इंग्लिश का भी देना आई थी, भी बना लो। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बुक में जाकर जो हम टॉपिक पढ़ाएगा उस ब्रैकेट में इंग्लिश में जरूर पढ़ेंगे। समझ में आया बात है, तो धीरे धीरे पर्दे खुलेंगे। समझ में आया, लिखो अगला क्वेश्चन, इसे इंग्लिश में लिखो। ट्रेडिशनल TRADITIONL ट्रेडिशनल TRADITIONL ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक BURE गलत मत लिख लेना, कॉपी चेक करूंगा। BUREAUCRATIC ब्यूरोक्रेटिक ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक लिख दिया, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर एंड कल्चर CULTURE एंड कल्चर have harmed HAMPERED इसका मतलब नुकसान पहुंचाना।
HAMPERED लिख दिया, हैम्प्ड लिख दिया, HAMPERED, हैम्प्ड द प्रोसेस PROCESS प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो SOCIO, सोशियो डैश लगाओ, इकोनॉमिक ECONOMIC, इकोनॉमिक डेवलपमेंट DEVELOPMENT, डेवलपमेंट DEVELOPMENT, डेवलपमेंट इन इंडिया, डेवलपमेंट इन इंडिया, इन इंडिया। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद फुल स्टॉप लगाओ, उसके बाद लिखो कमेंट, स्पेलिंग पहले लिखवा चुके कमेंट की। अब देखो जो पर्सन तुम्हें लिखवाया गया ना, ये पर्सन का अर्थ पर्सन समझने की कोशिश करो। जो ट्रेडिशनल जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, वो भारत के ना, मैंने कहा देख लो इतना बड़ा जो वर्ड है ना, इतना बड़ा जो वर्ड, इंग्लिश में हिंदी में देखो कितना बड़ा है, और इंग्लिश में कितना छोटा लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। तो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को छोटा शब्द, उसे लिखने में कम समय लगेगा, हिंदी में लिखने में इतना समय लगेगा, देख लो। इसलिए हिंदी वालों को ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हिंदी वालों को सिलेक्शन कम हो, इसलिए कहते हैं कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुमको। समझ लेना बात, इससे यहाँ तुम जला कहाँ सी, इंडिया के अंदर। अच्छा, हार्म पैदा कर रहा है, यानी बाधा डाल रहा है, ये बाधा डालने का मतलब हार्म, नुकसान पहुँचा रहा है। ठीक, किस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी का हमारे यहाँ से नुकसान पहुँचा रहा। नहीं, आपको उसके बारे में कमेंट करना कि वो नुकसान पहुँचा भी रहा कि नहीं पहुँचा रहा। कमेंट करने का मतलब सही बात बतानी और गलत बात बतानी, समझ में आई बात है? अच्छाई भी करनी है, बुराई भी करनी है, समझ में आया बात? या ट्रेडिशनल तो बताओगे तो जब इसके बारे में पढ़ोगे कि स्टार्टिंग में था क्या और फिर बाद में क्या हुआ, जब तुम वहाँ से पॉइंट निकलेंगे तुम। तो जब मैं इसके बारे में तुमको पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारा ध्यान इन क्वेश्चन की तरफ दौड़ रहा होगा। और जो ऊपर वाला पर्सन था ना, वो आया था, जो ऊपर वाला पर्सन था वो आया था 2017 में। 2017 लिखो पहले वाले पर्सन पर, 2017 यूपीएससी का ही पर्सन है। और यहाँ तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुम अपना घर जाकर पर्सन पढ़ा करो, उससे क्या आंतरिक खुशी अनुभव हो। वाह, ये तो पढ़ा था, समझ में आया बात है? ऐसे पढ़ेगा 2017। इस वाले पर्सन को देखो, या तो 2016 के अंदर, ये 2016 के अंदर आया ये वाला पर्सन। दोनों पर्सन बताओ समझ में आई नहीं आए? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अभी हमने सिलेबस नहीं पढ़ा, सिर्फ पर्सन समझने की कोशिश करी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। रूल बनाना, पढ़ना जरूर इंग्लिश में जो लिखा हुआ, ठीक, और स्पेलिंग सहित पढ़ना। जब मैं सुनना स्टार्ट करूँगी स्पेलिंग भी सुन लूँगा, ठीक है, रखना बात है। फिर बता क्या बोल रहे हैं, कह रहे हम नहीं खेल रहे। पर्सन नंबर 3 देखो, ये 2016 में सवाल पूछा, तो जो बच्चे ने 2014 के पीछे के पेपर एनालाइज करके हो ना, सेम सवाल पूछा, बिल्कुल सेम सवाल 2014 का जैसे सवाल है। इसलिए कहता हूँ पिछले सवाल एनालाइज करके जाओ। जो बच्चा पिछले सवाल लोग टॉपिक पढ़ो ही ना, टॉपिक वही आएगा ना सामने, एडिटोरियल भी आएगा ना सामने, चुपचाप मेंस का बुक खोल लो और वही जो टॉपिक आया उससे रिलेटेड सवाल देख लो, स्टार्टिंग में मिलेगा कहाँ, और सीधा वहीं पहुँच जाओ, अपने आप पढ़ो। एक दिन जो तुम्हारे पास बुक हो, इतना तुम अनुभव हो जाएगा, 2014 का सवाल था, 2015 में सवाल था, 2011 में सवाल था, 2012 में सवाल था, सब तुम्हारी जुबान पर रटा हुआ होगा। पॉइंट की जरूरत नहीं पढ़ने की तुम्हें, इसीलिए कहता हूँ। तो ये जो 2014 तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ ना, ये 2016 में आया, 2014 में इससे पहले सवाल आ चुका था, 2014 का सवाल, तीसरा सवाल। अब सवाल सुनो क्या था, यहाँ क्या रखा है कि जो कैडर व्यवस्था, जो सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर है, वो भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में ढांचा भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास के ढांचे के अंदर ना बैरियर पैदा कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। आपको उस पर कमेंट करना, सेम सवाल आ रखा है, समझ गए तुम? यानी इसका उत्तर जिनने पढ़ा होता वो उसका उत्तर आराम से लिख देता नहीं दे। इसलिए कहता हूँ पिछले साल के सवाल पढ़ जाओ भाई। अभी तुम गवर्नेंस पढ़ रहे, और गवर्नेंस में ना बार बार कॉपी के पन्ने जब तक 7-8 बार नहीं पलट रहेंगे ना इसके, तो तब तक याद नहीं, समझना भी कि कौन से पॉइंट का क्या मतलब है। ठीक, एक दिन तुम पढ़ते इतना अनुभव हो जाएगा, अपना आराम से लिख दो, किसी भी टॉपिक पर आराम से लिख दो, ठीक। लेकिन उसके लिए ना खुराक की तुम आवश्यकता।
प्रश्न नंबर 3 लिखो। प्रश्न नंबर 3, क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा, क्या हिंदी में रजी ना, क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा, क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा भारत में, यस, क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा भारत में धीमे परिवर्तन का कारण है? सेम सवाल नहीं आया। धीमे परिवर्तन का कारण है? क्या संवर्ग आधारित, कैटरीना भी खतरनाक, क्या नाम है उसका, आलिया, आलिया किसका नाम? आलिया रख रखा है दोनों पड़ोस में, आलिया भी तो रखा है इसका नाम। क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा भारत में धीमे परिवर्तन का कारण है? क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा भारत में धीमे परिवर्तन का कारण है? भारत के अंदर जो परिवर्तन हो रहा, परिवर्तन कैसा हो, मेन परिवर्तन तो ये हो सामाजिक आर्थिक विकास। ये धीमा पड़ रहा नहीं पड़ रहा? धीमा कब पड़ेगा? जब इसके रास्ते में बाधा आ गई। सवाल सेम है बिल्कुल, थोड़ा गहरे से समझने की जरूरत है। बिल्कुल वही कंटेंट इसका लिखना, वही इसका लिखना। ये क्या है? सिविल आधारित सिविल सेवा की बात नहीं कर रहा, सिविल सेवा की बात वहां कर रहा था, सिविल सेवा की बात यहाँ कर रहा है। अगर तुम इसका इंग्लिश वर्ड पर देखोगे, इसका भी इंग्लिश वर्ड, तो दोनों का सेम मिला इंग्लिश वर्ड। समझ में आएगा? हिंदी वर्ड अलग अलग हो जा, इसे हिंदी कठिनाई पैदा करती है, इंग्लिश नहीं कठिनाई पैदा करने की, इसलिए इंग्लिश में पढ़ने की अच्छा आदत डाल लो। समझ में आया बात? ये पर उसके बाद उत्तर कौन सा चलेगा? तीसरा। अब उस उत्तर से जोड़ लो। ये पहले ये बताओ, प्रश्न लिख रहा तुमने, अब एक काम करो, इस इंग्लिश में लिखो, हैज द कैडर बेस्ड सिविल सर्विस, हैज द कैडर CADRE कैडर बेस्ड सिविल सर्विस, जो स्पेलिंग मैंने लिखवा दी ना, दोबारा नहीं लिखवाने का, देखना बात है। सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION ऑर्गेनाइजेशन, BEAN organization, BEAN the case CAUSE case Solo, the case of Solo, the case of Solo, SLOW Solo, change in India, change CHNG change in भारत, चेंज इन इंडिया, फुल स्टॉप, कमेंट। लिख दिया? कमेंट नहीं है इसमें, इससे लिखा हुआ क्रिटिकली एग्जामाइन, ठीक, ऐसे लिखो, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हाँ ऐसे लिखना, कमेंट कीजिए, हिंदी में लिखो, पर प्रश्न में इसमें प्रश्न में पर धीमे परिवर्तन का कारण है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न पूरा करेंगे हिंदी में भी। अब इंग्लिश में लिखो, क्रिटिकली आलोचना, CRITICALLY क्रिटिकली एग्जामाइन, EXAMINE एग्जामाइन, लिख लिया? एग्जामाइन, EXAMINE एग्जामाइन, परीक्षण करना, एग्जामाइन करना, ठीक, इसका ही मतलब होगा। कितने पर्सन होंगे हमारे? जो तीसरा पर्सन लिखवाया पहले उसको हिंदी में पढ़ो और फिर इंग्लिश में पढ़ो, जल्दी फटाफट। पढ़ो, पढ़ना जरूरी, पढ़ लो भाई से, पढ़ लो, ऐसा ना करो, पढ़ लो भाई, पढ़ लो।
देखो ए छोकरे सुन लो, सुन। ये हमारी सरकार रही है, ये हमारी सरकार। कहते हैं कोई भी सरकार हो दुनिया में, सरकार तो सरकार है, मत लिखो, छोड़ दो। कहते हैं सरकार तो सरकार हो, हर देश में सरकार हो, और भारत जैसे देश में सरकारी सरकार है। हर इंसान अपना सरकारी मानने चल रहा है, सब सरकार है। अब जो सरकार है ना, सरकार के 3 होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। पहले अंग का नाम है सरकार के विधायपालिका, विधायिका। दूसरे का नाम कार्यपालिका। तीसरे का नाम है न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक, बहुत पढ़े इनके बारे में। पहले स्टार्टिंग में पॉलिटी पढ़े। इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव, इसे एग्जीक्यूटिव, इसे जुडिशरी। अच्छा, जो कार्यपालिका हो ना हमारी, यहाँ कार्यपालिका में हमारे 2 प्रकार की हो। आज से थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यपालिका हमारी 2 प्रकार की हो। एक तो हो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका, एक हो प्रशासनिक कार्यपालिका। समझ में आया? जितने भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं, टोटल ब्यूरोक्रेट है जितने भी, ये सारे के सारे प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। और जितने भी हमारे नेतागण हैं, प्रधानमंत्री वगैरह 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 मंत्री दिखाई देंगे, वे राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य करते हैं। समझ? तो ब्यूरोक्रेट है ना, ये कार्यपालिका का हिस्सा, क्योंकि भी तो काम करते हैं। न्यायपालिका का हिस्सा थोड़ा ये ब्यूरोक्रेट ही है। आया समझ में? यहाँ तो पहुँचने में नहीं नानी बीत जाएगी। ठीक, आ जाओ। तो कार्यपालिका हमारी 2 प्रकार की हो। एक तो हो राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक या राजनीतिक क्या, तो राजनीतिक कार्यपालिका, कार्यपालिका। इसे क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसे क्या बोलते हैं? प्रशासनिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्यपालिका, गवर्नेंस एग्जीक्यूटिव। दिक्कत हो कुछ? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम? तो जो ब्यूरोक्रेट आगे हमारे इसमें नहीं आएंगे प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत। जो हमारे ब्यूरोक्रेट आगे ये प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आएंगे, राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत तो मंत्रीगण आएंगे। ठीक, और इनके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जितने भी IAS अधिकारी होंगे, जितनी भी हमारी सेवाएं आएंगी ना, वे प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत आ गई। जितनी भी हमारी सेवाएं आएंगी ना, चाहे कोई चौकीदार भी हो, चौकीदार वो भी सेवा दे रहा है सरकार को। गवर्नमेंट कर्मचारी ना, घंटी बजा रहा चाहे स्कूल में, वो भी प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। प्रशासनिक कार्यपालिका का मतलब, ये अपना माइंड संकीर्ण न करो। इसके मतलब अंतर्गत सिर्फ ये ना सोचो इसके अंदर सिर्फ IAS अधिकारी आएंगे। मैंने कहा IAS अधिकारी आएंगे, मैंने सिर्फ थोड़ा ही कहा, समझ की बात है। मैंने कहा इसके अंदर प्रत्येक कर्मचारी आएगा। हाँ ठीक, कौन सी कार्यपालिका की बात कर रहे हैं? प्रशासनिक कार्यपालिका। इतनी गहराई में तो रस्तों में बैठा था। तो प्रशासनिक कार्यपालिका, ये प्रशासनिक कार्यपालिका ना, प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत छोटे ग्रुप डी से काम करने वाला कर्मचारी और कैबिनेट सेक्रेटरी तक, जिससे उस कर्मचारी कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, उस तक जितने भी पूरा का पूरा जो सोपान बना हुआ, पूरा का पूरा जो सोपान बना हुआ, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ, सब इस प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। भारत का अगर संगठित क्षेत्र है उसमें 9 करोड़ लोग प्राइवेट सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हैं। 9 करोड़ लोग, कितने? 9 करोड़, लगभग 9 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। सारे के सारे इसमें काम आएंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे भारत सरकार को उसकी सेवाएं दे रहे हैं, भारत सरकार का कार्य कर रहे। कार्यपालिका कौन से काम कर रहे हैं? प्रशासन का काम कर रहे हैं, प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत वे आगे जो नेतागण लोग हैं, अनपढ़ ठेठ गवार लोग इसमें आएंगे। आए समझो, अधिकांश अनपढ़ ठेठ गवार लोग इसमें आएंगे। पढ़े लिखे लोग आते हैं इसमें, नौकरी तो उसकी लगती है जो ठीक ठाक तरीके से पढ़ा हुआ हो, वह बात अलग है, पहले हाथ पकड़े भर्ती कर लेते। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं। तो प्रशासनिक कार्यपालिका हो एक हमारी, एक राजनीतिक कार्यपालिका हो। अब जो IAS अधिकारी हो वे किसका भाग हो? प्रशासनिक कार्यपालिका का भाग हो कि राजनीतिक कार्यपालिका हो? ठीक, अब सवाल है कि प्रशासन किसे कहते हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछा था, प्रशासन किसे कहते हैं? ठीक, अब सवाल हमारा, प्रशासन किसे कहते हैं? एक तो शासन हो, प्रशासन क्या हो? तो जो प्रशासनिक कार्यपालिका हो ना, या सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जा,
ये राजनीतिक कार्यपालिका आया समझ में, ये विधायपालिका नहीं है। इसका काम हो नीतियों का क्रियान्वयन करना, नीतियों का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना। और जो राजनीतिक कार्यपालिका पता क्या करती होगी? राजनीतिक कार्यपालिका जो नीतियां ना उनका निर्माण करवाती होगी, संसद में बैठ करवाती निर्माण। उसके बाद इनका क्रियान्वयन करना सुनिश्चित तरीके से, सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से उनका क्रियान्वयन करना, इसका काम होगा प्रशासनिक कार्यपालिका का। तो कुछ तुमसे पूछे प्रशासन किसे कहते हैं? जो नीतियां हो ना, सरकार की जो नीतियां हो, प्रशासन नीतियों का क्रियान्वयन करने वाली एक शाखा, नीतियों का क्रियान्वयन करने वाली एक शाखा क्या है? तो सरकार किसकी? की नीतियों का क्रियान्वयन करने वाली एक शाखा क्या कहलाती है? प्रशासन कहलाती है। इतनी बात बताओ, समझ में आएगी नहीं आएगी भाई? कोई प्रॉब्लम? अब सवाल है, अब ये प्रशासनिक कर्मचारी, इसमें जितने भी कर्मचारी आएंगे, ए से लेकर डी तक के जितने भी कर्मचारी आएंगे, सारे के सारे काम तो सेवा देने ही करते हैं। आज जब मैं तुम्हें सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा तो सोशल जस्टिस के अंतर्गत मैं तुम्हें महात्मा गांधी का वर्णन करूंगा। महात्मा गांधी के बारे में बताऊंगा ना, तो महात्मा गांधी थे ना जो, वे वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे, विरोधी नहीं आते। और अंबेडकर उसके कट्टर विरोधी थे। दोनों को इस बात को लेकर बहुत विवाद था। समझ आई बात? यार दोनों देश का विकास चाहते थे, लेकिन जो महात्मा गांधी थे वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे, वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत के अंदर जितने भी ये युवा वर्ग है सारे, इन अपने पिता का रोजगार अपना लेना चाहिए। अगर किसी का बाप धोबी ना, धोबी बन जाना चाहिए उसको, नहीं है ना तो उसके बेटे को नहीं बनना चाहिए, नहीं तो 10-12 साल उसके जीवन वैसे ही खराब हो जाए उसका दूसरे रोजगार ढूंढने में। इससे क्या होगा? समाज में अव्यवस्था कभी पैदा नहीं होने की और लोगों को रोजगार ढूंढना नहीं पड़ने का, ऐसा मानना था। अंबेडकर इसके घोर आलोचक थे, क्योंकि अंबेडकर ने क्या था, इस बात का दर्द झेला था कि धोबी का बेटा धोबी नहीं बनना चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनने का। सही बात है। तो इसका मतलब तो वर्ण व्यवस्था की अंबेडकर जो गांधी थे ना, उनका विजन बहुत बड़ा था, वो बहुत दूर की सोचते थे। ऐसा सोचना ना कभी कभी घातक साबित हो जा। समझ में आई बात? तो तुम अंबेडकर को पढ़ोगे ना, अंबेडकर को पढ़ते वक्त वहाँ साफ साफ बताया गया कि जो राज्य हो ना, राज्य ठीक, जो वर्ण व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था हो, तो उसमें साफ साफ कहा गया कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। ठीक, फिर राज्य को बताते क्या बताते? गांधी जी साहब कहते थे राज्य होना ही चाहिए। राज्य ना अराजकता पैदा करता, राज्य ना मनुष्य का शोषण करता, ये कानून है ना पुलिस, ये किसी काम के नहीं है, इन्होंने हटा देना चाहिए। उस सब से क्यों हटा देना चाहिए? क्यों कह रहे हैं कि सब क्यों कर रहे हो तुम? ये सब अनैतिक बातें हो, किसी को मारना, पीटना, जेल में बंद कर देना। आंतरिक उसका हृदय परिवर्तन करो ना। तो ये जो हृदय परिवर्तन चिल्लाते फिर रहे थे नहीं, आया समझ में? वो तो कभी हो नहीं सका। समझ में आया बात? कि उन्होंने एक बात तो कर लिया, अपना तो हृदय परिवर्तन कर दिया था, फिर उनका जो हृदय परिवर्तन करा ठीक ठाक जो बच रहा था वो गोडसे ने कर दिया था। ठीक तो वो तो हुआ नहीं, क्योंकि इन प्रैक्टिकल बातें करोगे ऐसा लगे तो सब कल्पना में ही हो सके ना। समझ में आई बात? है इनफैक्ट, लेकिन सोच उनकी बहुत अच्छी थी। उनमें राम राज्य स्थापित करना चाहते थे यहाँ। समझ ये बात है? लेकिन राम राज्य नहीं, दूसरी भाषा में सब कलयुग कहते हैं। यहाँ तो हर इंसान दूसरे इंसान से जलता। समझ में बात? यहाँ जलाने के लिए ना माचिस की जरूरत नहीं होती। समझ में आएगा? तो इंसान ही इंसान से जलता। तो हम पढ़ेंगे कि जो प्रसाद, उनका पता क्या मानना था? मैं किस छेड़ा टोपी की क्यों छेड़ा पहनना? उनका ये मानना था, नहीं हुआ कोई नहीं का बेटा तो कर, तो वो भी सही रहा। कोई दलित का बेटा होगा दूसरे घर में बैठ के झाड़ू मार रहा, तो वो भी तो सेवा ही कर रहा, सेवा ही दे रहा, नहीं दे रहा हो तो उसमें बुराई क्या है? सेवा दे रहा तो वह बात अलग। उस स्थान में उनका शोषण हो रहा, उस पर उनकी तरफ नहीं ध्यान जाता था उनका। फिर इसके लिए तो फिर अम्बेडकर जी आए, यही देवता के रूप में पूजे जा रहे। अम्बेडकर की जो दलितों ने मूर्ति बनाई ना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्ति बना डाली। इन्होंने कभी सोचा भी इन्होंने कितनी मूर्ति बनाई, मूर्ति रूपों में पूजा करो। वे तो खुद ही मूर्ति पूजा के धुर विरोधी थे। मतलब तुम इंसान के रूप में क्यों पूछ रहे? आदर्शों पर चलो ना उसके, फालतू की मूर्ति सूर्ति बना कर कोई फायदा थोड़ा ही है। समझ में आया बात? है ठीक, समझ में आया बात? अब तुम गाँव मूर्ति मार्ति तोड़ देना मत जाकर, ठीक।
नहीं तो लेके विवाद हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। तो अम्बेडकर का अलग, अम्बेडकर की विचारधारा अलग थी, गांधी की विचारधारा अलग थी। अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो जो गांधी की बातें थे ना, वे प्रैक्टिकल तौर पर लागू करना कठिन था, कर ही नहीं सकते तुम कठिन। उसके लिए गांधी जैसा व्यक्ति चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना अनुभवी होना चाहिए, जब जाके ऐसा बना जा। मतलब चीज़ों को इतना जटिल बना दिया, बस इतना जटिल बना दिया जो हो ही नहीं सकता, सिर्फ कल्पना हो। समझ में आया बात? तो जो कुछ चीज़ कल्पनाओं में अच्छी लगे, समझ प्रैक्टिकल तौर पर करोगे तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। समझ में आया बात? ऐसा ही हुआ गांधी जी के साथ। अंत में फिर बाद में उन्होंने ना, जब भारत छोड़ो आंदोलन था ना, वो उनका लास्ट आंदोलन था। उसके बाद में कलकत्ता चले गए थे। इतिहास में पढ़ाऊंगा मैं, सीधा कलकत्ता में जाकर रहना शुरू कर दिए थे। और जो देश की बागडोर थी ना, उन्होंने पंडित नेहरू के हाथों में सौंप दी थी, क्योंकि उनका इंटरनेशनल रिलेशन ठीक ठाक था, उनकी गहरी समझ थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छा पढ़ रखा था उन्होंने, शायद मेरे से पढ़ा होगा। समझ में आया? ऐसा मानना था उनका गांधी जी का। तो वे ना यही बात कहते थे, कह रहे तुम दलित वर्ग यार, दलित वर्ग को, तो दलित लोग है ना, तुम नाम देखना उनके, कभी कभी दलित वर्ग के जो बच्चे अपने नाम के सामने दास लगाते हैं, अधिकार दास लगाते हैं। दास का लेकिन उन्हें अर्थ नहीं पता, दास का मतलब दूसरी भाषा में सेवक हो। सो ये दास तरह की जो शब्दावली दी गई ना, गांधी जी ना हरिजन कहते थे। हरि का मतलब भगवान और जन का मतलब जनता, भंग का भगवान के द्वारा बनाई गई जनता जो सेवा करती है। ठीक, लेकिन यहाँ सेवा का अर्थ दूसरा निकल रहा था। इसलिए गांधी वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, वे सेवा को सपोर्ट करते थे। और हम सेवा ही तो पढ़ रहे, सेवा तो हम वहाँ भी करते थे। समझ में आई बात है? दलित वर्ग है ना, दलित वर्ग का काम सेवा करना था, तो कोई गलत नहीं आता गांधी के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। अभी अभी मैं गांधी हूँ जब मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया बात है? तो तुम्हारा जो दलित वर्ग है ना, ये दलित वर्ग का काम सेवा करना था, तो सेवा करते इस मुद्दे को उछालने की जरूरत क्या है भाई? समझ में आई बात है? ये भी बात गलत है। तो गांधी भी अपनी जगह सही थे, लेकिन जिस पर बीतती हो उसके साथ उस स्थान पर क्या भेदभाव हो रहा। तो फिर अम्बेडकर जी भी आते हैं, क्योंकि अरे एक बार हमारी ज़िंदगी भी चख लो। ठीक, अपनी माँ को बोल लो एक बार कूड़ा कूड़ा उठाकर कि 2 किलोमीटर डालने चले जा, दूसरे घर में एक बार पोचा मार के दिखाओ। अम्बेडकर का ये मानना था। तो दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। समझ में आया बात है? लेकिन बाद में जाकर हमने वर्ण व्यवस्था को कभी लागू करा नहीं, हटा दिया, लोकतंत्र लेकर आए। लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार है। समझ? तो गांधीयन फिलोसॉफी को भी पढ़ने का मौका मिला तो पढ़ना, बैठ कर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो। ठीक है, उससे माइंड थोड़ा थोड़ा डेवलप हो। क्या गजब की बात कही, मतलब पढ़ने के बाद ना अंदर तो दिल गदगद हो जाए एकदम। कैसे हो जा, गुदगुद होने स्टार्ट हो जा शरीर में, बॉडी में। इतना बुरा हाल हो पढ़ने के बाद। बुरा हाल के तो अच्छा हाल हो। पढ़ना चाहिए, अच्छी अच्छी स्टोरी पढ़ते रहनी चाहिए। समझ में आया बात? ये तो अभी हम सेवाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी मैं कुछ नहीं लिखवाया कंटेंट के बारे में, बस थोड़ी समझ डेवलप कर रहा है कि सेवा नाम की भी कोई चीज़ हो दुनिया में। ये भी तो सेवाएं हो एक प्रकार की, ये सेवाएं थी। इसलिए गांधी का मानना था वर्ण व्यवस्था सही है। और जो वर्ण व्यवस्था में जो कार्य करते हैं ना ये मनुष्य, अपने पिता का रोजगार अपनाते हैं, ये ना समाज में कभी अव्यवस्था और अराजकता पैदा नहीं होने की, उस रोजगार ढूंढने। अब रोजगार की तलाश में हम प्रतिस्पर्धा होती है, जब प्रतिस्पर्धा होगी तो झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो फिर अशांति होगी, अशांति होगी तो फिर अहिंसा फैलेगी, और अहिंसा के तो कट्टर विरोधी थे मैं, उनका इस तरह मानना था। समझ आई बात है? ठीक, इस तरह करके सोचते थे वे। तो किताब पर लिख देना, डिजाइन बना देना बहुत अलग बात हो। जब पुल को बनाने चलते हैं ना तो 1000 बाधाएं आती है रास्ते में। किताब पर तुम्हें बैठे बैठे बना दी, ये पुल है, ये बिल्डिंग बन गई पूरा का पूरा, तो फिर प्रैक्टिकल तौर पर करते फिर कठिनाई पैदा होती है। समझ में आया बात? चलो, तो गांधी जी का मानना था कि जो वर्ण व्यवस्था ना ये एक प्रकार का सेवा का प्रतीक है और इसे लागू करते रहना चाहिए। अम्बेडकर आए, सुनो मेरी बात, अम्बेडकर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में हुआ था। महात्मा गांधी और अम्बेडकर दोनों गए थे, दोनों को सामने टेबल पर बैठाया गया। जब बैठाया गया तो महात्मा गांधी और जो अम्बेडकर दोनों आपस में ज़बरदस्त तरीके से झगड़ा कर रहे, भयंकर तरीके से झगड़ा कर रहे। और झगड़ा करने के बाद महात्मा गांधी, अब अम्बेडकर अपने ठहरे पढ़े लिखे व्यक्ति, उन्हें ठीक ठाक तरीका ज्ञान था उस टाइम पर, उस जमाने के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे यूरोप के आसपास, अमेरिका के अंदर भी। तो उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती थी। समझना ही बात है, क्योंकि वहाँ डिग्री के आधार पर बात सुनी जाती थी, बैठा दिया जाता था, तो फिर जवाब नहीं बनता था सामने वाले को। तो ये फिर ये गोलमेज सम्मेलन छोड़ कर भाग आए थे वहाँ तक। फिर जब छोड़ कर भाग आए तो फिर भारत के अंदर आकर सांप्रदायिक पंचाट नाम का अंदर आकर फिर इनके बीच में समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट में क्या हुआ था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अम्बेडकर और गांधी को दोनों को बुलाया, भाई सुनो बैठ जाओ, थोड़ा ठंडा बरतो, शांति के साथ बैठ कर आपस में बातचीत कर लो, देख लो कुछ हो जाए। तो फिर वो पूना पैक्ट हुआ था, इतिहास में पढ़ने का मौका मिलेगा। समझ में आया बात है? इस तरह करके कोई कहानी है। ठीक, चलो, लेकिन पढ़ रहे थे क्या हम?
प्रशासनिक कार्यपालिका पढ़ रहे हो, तो प्रशासनिक कार्यपालिका पढ़ने के दौरान हम पढ़ेंगे कि हम भी ना, जो तुम सिविल सेवाओं में प्रवेश करने वाले हो, वो भी एक प्रकार की सेवा, और सेवा को सिर्फ सेवा समझते हुए करना चाहिए। समझ में, तुम कल लोक सेवक बनने वाले हो, दो तरीके की बात हो, एक तो तुम लोक सेवक बनने वाले हो, दूसरी तरफ हम कहते हैं तुम ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो। अब तुम जानते हो भी कि ब्यूरोक्रेट का मतलब क्या हो। ब्यूरोक्रेट का मतलब है, तुम बताना स्टार्ट कर दो ना। तो दुनिया के जो महान अर्थशास्त्री है, फ्रांस के रहने वाले, विंगस्टेन नाम मेरे पास रखा हुआ उसका, इनका नाम था, हाँ, विंसेंट नाम था, जर्मन फ्रांस के अर्थशास्त्री है। इनका मानना, जो ब्यूरोक्रेट हो ना, ये ब्यूरोक्रेट जो शब्द, ब्यूरोक्रेट एक प्रकार की बीमारी हो। क्या हो? और बीमारी, हाँ, फ्रांस के अर्थशास्त्री ने कहा, ये तुम ब्यूरोक्रेट कहते हैं ना, ब्यूरोक्रेट में तो कल ब्यूरोक्रेट बन गए। ब्यूरोक्रेट शब्द नकारात्मकता का प्रतीक है। उसने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ये नकारात्मकता का प्रतीक है, और जो ब्यूरोक्रेसी शब्द नकारात्मकता के लिए प्रयोग करा है, इसके लिए एक शब्द यूज करते थे, ब्यूरोमानिया। ब्यूरोमानिया का मतलब हो, इसका मतलब किसी लोगों के अंदर एक बीमारी आ चुकी है, और जब बीमारी आ गई उसका इलाज होगा पैथोलॉजी के अंदर जाकर। तो उसके बाद एक दूसरा शब्द प्रयोग करना स्टार्ट करा ब्यूरोक्रेसी के लिए, ब्यूरोपैथोलॉजी। तो ब्यूरोपैथोलॉजी का मतलब, ब्यूरोक्रेट जो शब्द, ये सही शब्द नहीं है, करेक्ट शब्द नहीं है, अच्छा शब्द नहीं है। इसका अर्थ ब्यूरोक्रेट जब हम यूज़ करते हैं ना, कहीं प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी आज पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। यहाँ यूपीएससी के 3 सवाल नहीं लिखवाए, उसमें एक में ब्यूरोक्रेट नहीं आया, आया समझो। तो ब्यूरोक्रेट का शब्द नकारात्मक हो, और सही शब्द मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया। सही शब्द फिर ब्यूरोक्रेट के बारे में बताया गया कि लोक सेवक अलग चीज़ हो और ब्यूरोक्रेट नौकरशाही हो अलग चीज़ हो, दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब हमें इनमें अंतर भी समझना, ये तो समझना क्या ब्यूरोक्रेट हो क्या लोक सेवक हो, ये पता होना चाहिए। सब वहाँ सिविल सर्विस के इंटरव्यू में पूछा जाएगा, समझ में बात है। इसलिए यहाँ आए दिवाली के दिन, ताकि तुम अंतर समझ सको, क्या ब्यूरोक्रेट हो और क्या सिविल सेवक हो। समझ में आया बात है। लोक सेवक किसे कहते हैं और जो ब्यूरोक्रेट हो वो क्या हो, दोनों अंतर क्या हो, और क्या 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 अवधारणाएँ बताई गई कि इसमें अंतर कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे इसमें। ब्यूरोक्रेसी कहते किसे, क्या हो ब्यूरोक्रेसी, क्या हो लोक सेवक, समझ में आएंगे बातें। तो ब्यूरोक्रेट का अर्थ नकारात्मकता के साथ लगाया जा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट एक प्रकार की बीमारी थी। तो भाई भ्रष्ट ऐसे नाम दे गए, उनके अग्नि के दानव हो जो ब्यूरोक्रेट, तो अग्नि के दानव समझ में आया बात है। ऐसी ऐसी संज्ञा देंगे वहाँ यूरोप के अंदर, बता रहा हूँ तुम्हें। इधर अब सोच लो कितना नकारात्मक, इसका मतलब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं जो जितने भी ब्यूरोक्रेट हो, जितने तुम चिल्ला कर। मैं कहता हूँ भारत की अर्थव्यवस्था ना, काम तो सारा यही कर रहे हैं पूरा। ये सरकार कर क्या रही है, जो सरकार को ये बोल कर बताएंगे वही तो सरकार नीतियाँ लागू करेगी, और वो बताएगा कौन, तुम। और तुम ही तो बताओगे, तुम्हारा काम भी पता क्या होगा, तुम्हारा काम यही होगा। देखो आज कल तुम सिविल डीएम बनने में लगभग 7 साल लग जा, जैसे तुम आईएएस बन गई भाई ना, आईएएस के रैंकर पर तुम चले गए, कम से कम मान लो तुम्हारा नाम बताओ कोई, चलो काजल का नाम ले लेते हैं, काजल है, ठीक है। और जो काजल है ना, नाम इसका काजल होगा, उसके बाद रैंक, तो जो रैंक है ना, रैंक दुनिया 1 2 3, आईएएस एक प्रकार की रैंक हो, जो आईएएस हो ना ये भी एक प्रकार की रैंक हो, यही तो रैंक हो। आईएफएस भी रैंक हो, आईएएस की रैंक मिलेगी आईएएस की रैंक मिलने के बाद इसके बाद मिलेगा सर कैडर, क्या मिलेगा कैडर, जैसे यूपी का कैडर मिलेगा, यूपी का नहीं मिला ये बिहार के जैसे मिलेगा, तो बिहार का जैसा कैडर देगा उसको, ऐसे समझ लो, दिक्कत तो नहीं है, तक मिल गया बिहार का कैडर मिल गया। अब बिहार में से भेजा जाएगा, जब इसे बिहार में भेजा जाएगा ना तो उसे एडीएम बनाया जाएगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डायरेक्ट डीएम नहीं बनाने के, जब तक इसे अनुभव नहीं होने का। इसे कैडर में भेजा जाएगा और जिले में भेजा जाएगा, और जिले में भी डीएम के पद नहीं बैठाने के, उसके साथ भेजेंगे, उसके साथ किसी पद पर रख देंगे, उसके साथ साथ उस अनुभव होगा, कम से कम 3-4 साल रहेंगे वहाँ, 3-4 साल रहेंगे। फिर सरकार अपने पास सेंटर में, यहाँ सेंटर दिल्ली सरकार फिर अपने पास बुला लेगी। अभी तो कुछ दिन छोड़ डागा था, फिर अपने पास बुला लिया, 8-10 साल इस तरह चलता रहेगा इनका। उसके बाद फिर सरकार से कैडर में भेज देगी, यही कैडर में भेज देगी। इसे हम टेन्योर सिस्टम बोलते हैं, टेन्योर सिस्टम इसे बोलते हैं। पहले से ऐसे ही चलता था, इसे अनुभव हो जाएगा, जैसे इससे काजल को अनुभव हो जाएगा, और अनुभव हो जाएगा तुरंत काम पता क्या होगा, यहाँ तो नीतियों का क्रियान्वयन करेगी बिहार के अंदर जाकर, और जब सेंटर की सरकार के पास जाएगी वहाँ नीतियों का निर्माण करेगी। तो जो ब्यूरोक्रेट हो ना, वे दोनों काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट नीतियों का निर्माण भी करते हैं और ब्यूरोक्रेट नीतियों का क्रियान्वयन भी करते हैं। यो हो ब्यूरोक्रेट नीतियों का निर्माण भी करते हैं और नीतियों का क्रियान्वयन भी करते हैं। जब वे सेंटर के पास चले जाते हैं, केंद्र सरकार के पास, तो नीतियों का निर्माण करते हैं। जब किसी कैडर में जाते हैं ना, तो फिर इन नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली। समझ में आई बात? या इन्हें ना पॉलिटिकली चारों तरफ तक हर क्षेत्र में
न्यूट्रल होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। पहला सवाल यही है जो लिखवाया। आज समझ में, इनका तटस्थ होना बहुत जरूरी हो। समझ में आ बात है? आजकल इनके अंदर तटस्थता खत्म होती चली जा रही। समझ में आ बात है? अलग अलग IAS अधिकारी के सरकार के पक्ष में भाषण होते दिखाई दे, ये इसके सिविल सेवक के गुण नहीं होते। अब हम सिविल सेवक के गुण पढ़ेंगे, GS4 पढ़ेंगे, GS4 पढ़ाते हैं सिविल सेवक के गुण। इतनी बात बताओ, समझ नहीं। लेकिन यहाँ इतना ही पहलू टच करेंगे हम। इस कथा कहानी सुनाकर कोई फायदा नहीं है। ये कथा कहानी इसलिए सुनाई जा रही ताकि तुम्हारे अंदर समझ हो सके पैदा। जटिल टॉपिक क्या होगा? घर, दिवे। अच्छा, एक बात को बोलने में कितना समय लगाते हो यार तुम। इतना बताओ, समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो रोक। कितना टाइम होगा? चलो लिखो। अब हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं सिविल सेवाओं के बारे में, जो भी हमने समझा अब तक। ठीक, पहले मुझे ये बताओ कि जो सेवाएं हो, सेवाएं कितनी हो? सेवाएं हो ना, सेवाएं जो हमारी हो, ये मुख्य रूप से 2 सेवाएं हो। नंबर फर्स्ट, सैनिक सेवा। सैनिक सेवा कौन सी? और दूसरे नंबर पर जो सेवा हो ना हमारी, वो असैनिक सेवा। असैनिक सेवा, एक तो सैनिक सेवा हो, एक असैनिक सेवा हो। जो सैनिक सेवा ना, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, पढ़नी नहीं है। ठीक, ये जब पढ़ाई जाएगी, तुम जब साइंस एंड टेक पढ़ाया जाए तब नहीं पढ़ सकते सैनिक सेवा। तो इससे बढ़िया डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ाया जाए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सी फोर्स हो जब आपदा प्रबंधन का काम होता हो। समझ आई बात है? स्टेट लेवल पर कौन सी, सेंट्रल लेवल पर कौन सी हो। उसके बाद असैनिक सेवा हो, ये 2 प्रकार की हो असैनिक सेवा। 3 प्रकार की, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड। अब इन्हें कैसे पहचानेंगे कौन सी सेवा? एक हो हमारी केंद्रीय सेवा। केंद्रीय सेवा, तो केंद्रीय सेवा हो हमारी एक दूसरी हो हमारी राज्य सेवा, राज्य। तीसरी हो हमारी अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा इसे बोलते हैं सेंटर सर्विस। इसे क्या बोलते हैं? स्टेट सर्विस। इसे क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया सर्विस। ठीक, अखिल भारतीय सेवा। उसके बाद कौन सी सेवा हमारी केंद्रीय सेवा कहलाती है? कौन सी सेवा ऐसी जो हमारी केंद्रीय सेवा कहलाती है? जिन सेवाओं का उल्लेख संघ सूची के अंतर्गत होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर 3 अनुसूची का उल्लेख है। एक तो हमारी संघ सूची हो, जिसकी सूची वो राज्य सूची और समवर्ती सूची हो। जिन सेवाओं का उल्लेख हमारी संघ सूची में होगा, संघ सूची में, कौन सी सूची में? संघ सूची में होगा, उन सेवाओं को हम केंद्रीय सेवा कहते हैं। समझ में आई बात है? जैसे हमारा IPS, नाम सुना? IPS, इंडियन पुलिस सर्विस नहीं, इंडियन पोस्टल सर्विस। इंडियन पोस्टल सर्विस नाम सुना है? IFS का, इंडियन फॉरेन सर्विस। फॉरेस्ट नहीं, इंडियन फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस तो जो जिनका उल्लेख, क्योंकि उनका उल्लेख है ना, इनका उल्लेख भारतीय संविधान की संघ सूची में। तो जिन सेवाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की संघ सूची में होगा, ऐसी सेवाओं को हम केंद्रीय सेवाएं कहते हैं। केंद्रीय सेवाएं। ठीक, उसके बाद जिन सेवाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की राज्य सूची में होगा। कौन सी सूची में? राज्य सूची में। ठीक, ऐसी सेवाओं को हम राज्य सेवाएं कहते हैं। जैसे PCS की सेवा जितनी होगी, PCS की कौन सी? तो ये राज्य सेवा एक प्रकार की बात। समझ में आ बात है? जैसे सेल टैक्स होगा, तो ऐसी सेवा जो भी तुम लग रहा है ना कि राज्य सूची का विषय और वहाँ कोई सेवा देने जा रहे हैं, तो ऐसी सेवाओं को हम राज्य सेवा कहेंगे। यस और नो? अब सवाल अखिल भारतीय सेवा कैसे कहेंगे? तो जो अखिल भारतीय सेवा ना, वो एक प्रकार की उस समवर्ती सूची का विषय होगा। समवर्ती सूची का। अब ये बताओ, जो IAS अधिकारी हुए, IAS अधिकारी अपनी सेवा देने के लिए कहाँ जाते हैं? राज्य के अंदर नहीं जाते हैं। राज्य के अंदर नहीं जाते क्या? लेकिन निर्धारित कौन सी सरकार के द्वारा चुने जाना है? केंद्र सरकार के द्वारा चुने जाना है।
केंद्र सरकार के द्वारा चुने जाएंगे और सेवा देंगे, पता कहाँ से? सेवा देंगे राज्य में। कभी कभी केंद्र में बुला ले जाए ना, कभी कभी राज्य में, केंद्र में राज्य में, केंद्र में राज्य में। नीतियों का क्रियान्वयन करना हो तो राज्य में जाएंगे, नीतियों का निर्माण करना हो तो केंद्र में जाएंगे नहीं जाएंगे। तो जब केंद्र के अंदर जाएंगे तो ऐसी जहाँ जिन दोनों विषयों को सरकार भी कानून बना, राज्य सरकार भी कानून बन सकती है, केंद्र सरकार भी कानून बन सकती हो, तो ऐसी सेवाओं को हम कौन सी सेवाएं बोल लेंगे? अखिल भारतीय सेवाएं। अब जो IAS की परीक्षा, IAS होगा, IAS की जो सेवा होगी, वरना तो केंद्र उसका जो जॉब नेचर होगा, वो जो जॉब नेचर होगा, उसका जॉब नेचर होगा ना, वो पता कौन सा होगा? अखिल भारतीय सेवा का होगा। लेकिन वैसे वो संघ सूची का विषय हो। कौन सी सूची का? संघ सूची का होगा, लेकिन जॉब नेचर होगा। जॉब नेचर का मतलब कभी तो उन्होंने केंद्र में बुला दिया जा, कभी इन्हें राज्यों के अंदर छोड़ दिया जा, होता नहीं इस तरह। तो इसका जॉब नेचर होगा। अगर हम हमारे से पूछने लगा इसमें कौन कौन सी सेवाएं आएंगी? IAS, उसके बाद IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दूसरा IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। ये तीन ही हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। चौथी हमारी कोई अखिल भारतीय सेवा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जिक्र ना भारतीय संविधान की ना संघ सूची के अंतर्गत। लेकिन इन्हें फिर हम समर्थित सूची में क्यों नहीं आने? क्योंकि इनका जो नेचर है ना, जॉब नेचर वो ना, जो जॉब नेचर वो अखिल भारत वो केंद्र के पर भी निर्भर, राज्य के पर भी। जॉब नेचर इनका अलग, वो अखिल भारतीय वाला केंद्र में बुला ले जाए ना, राज्य में बुला ले जाए ना। समझ में आई बात है? इसलिए अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती है। तीन ही हमारे अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं अंदर। चौथी बनाने की बात चल रही थी, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, उस पर बात चल रही है आजकल। जजों की जो नियुक्ति की जानी चाहिए ना, उस तरह एक चौथे नंबर की सेवा। तो चौथे नंबर की कोई सेवा नहीं है। जब चौथे नंबर की कोई सेवा नहीं है, एक बच्चे तो पूछा भी गया था कि बताओ कि तुम अगर, एक लड़का था उसमें वो चल रहा उठकर इंटरव्यू पूछा गया, इंटरव्यू देखते रहना चाहिए वैसे। इंटरव्यू पूछा गया, बताओ अगर तुम किसी प्रशासन के अंदर तुम भेज दिया जा तो कहीं दंगा हो रहा, तुम कैसे सुधारोगे? उसने जाने वाला था उठकर, फिर वापस बुलाया उसे कि बताओ तुम कैसे सुधारोगे तो किसी जिले में दंगा चल रहा हो। तो उसने कहा दो ही सेवाएं हैं, एक IPS की, एक IAS की। एक IPS की, एक IC, दोनों में तो कोई से दे दो, सुधार दूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ घर। ऐसे ही काटा जवाब देना पड़ा। समझ नहीं बात है? जैसा उसने कहा ठीक है कि बंदे में दम है, उसे बताना दोनों के अंदर पावर ज़्यादा, IAS की और IPS के अंदर भी ठीक ठाक तरीके से पावर है। और जो जनतंत्र का अधिक मात्रा में जुड़ने का मौका मिला इन दोनों सर्विस में मिलेगा। तो उसने कहा कि आप मुझे दोनों में तो कोई से एक पोस्ट दे दो, दंगा मैं अपने आप रोक दूंगा। जिन्होंने बताया आंसर क्या होगा, यही बताया बस, आप मुझे दोनों में तो कोई से एक पोस्ट दे दो, मैं दंगा अपने आप रोक दूंगा। समझ में आया बात? ठीक, ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है। इसे जो ऑल इंडिया अखिल भारतीय सेवा इसे बोलते हैं। ठीक, इनका ना अखिल भारतीय जो सेवाओं को लेकर भारतीय संविधान के अंतर्गत भी किया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में कर नहीं रखा। ये क्या रखा कि जब जब ना इस तरह की अखिल भारतीय सेवाओं को सर्जन करना होगा तो राज्यसभा होगी वह सबसे पहले पहल करेगी। ऐसा समझ, ये कह रखा है इसमें कि जब भी इस तरह की जो सर्विस होगी ना उनका सर्जन करना होगा, भारत सरकार को ऐसी सेवाएं बनानी होगी। तो ऐसी सेवा बनाने के लिए ना, ठीक, इनको ऐसी सेवा बनाने के लिए तो जो राज्यसभा होगी सबसे पहले इनिशिएट करती होगी, पहल करती होगी, तब जाकर ऐसी सेवाएं बना। ऐसा अनुच्छेद 312 में लिखा हुआ। ठीक, तो हमारे यहाँ कितनी अखिल भारतीय सेवाएं अब तक? चौथी बनाने की डिमांड चल रही। तो चौथी हमारे पास कोई सेवा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना ये तीन ही प्रकार, ये जो तीन ही सेवाएं अब तक, IAS, IFS और IPS, चौथी की बात चल रही, डिमांड चल रही। आए दिन पंगे होते रहते हैं, ठीक, आंदोलन होते रहते हैं चौथी सेवा को लेकर, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लेकर बात चल रही है आजकल। समझ में आया? ठीक, इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई तो बताओ, हमारे यहाँ सेवाएं कितने प्रकार की? दो, सैनिक सेवा, असैनिक सेवा। ठीक, जो ऐसे सेवा मुख्य रूप से हमारे यहाँ तीन ही प्रकार की, मुख्य रूप से केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा, प्रशासनिक सेवा में बता रहा हूँ, केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा, अखिल भारतीय सेवा। लेकिन हम यहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं? हम यहाँ लाई कर रहे हैं इसमें अखिल भारतीय सेवाओं में। और तुम अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा बनोगे। तुम किसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा बनना चाहते हो तो पहले पूरा स्ट्रक्चर समझना जरूरी हो। समझ में आया बात है? ठीक, अब ये जो डायग्राम जो मैंने तुम्हें समझाया ना, ये भी तुमने फेक कॉपी में बनाना है स्टार्टिंग में, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेगी। इतना ही बनाओ पहले। तो इतनी सेवाओं को पढ़ने के बाद हम क्या सीखे? सेवाएं तो बस हमारे यहाँ तीन ही, बाकी तो सब पता क्या है? नौकरियाँ। सेवाएं तो तीन ही है, IAS, IFS और IFS। तीनों में तो कोई एक चूज कर लो और ठीक ठाक तरीके से तुम काम करने का मौका मिल जाएगा। और अगर बेहतरीन समझना तो IAS से ज़्यादा काम करने का मौका किसी एक क्षेत्र में मिलने वाला है नहीं। तो बाकी हमारे यहाँ सिर्फ एक ही नौकरी जिसे कहते हैं IAS की, वही बस बेहतरीन सर्विस।
समझ में आ बात या? हर इंसान की इच्छा हो आईएएस बनना, आईएएस रैंक तो मिल रहा तो डीएम का पद नहीं जल्दी नहीं मिलता। समझ में आ बात है? पहले उसे प्रशिक्षण देना पड़ेगा। डीएम एक पद हो, अब कोई भी पद हो ना, पद हमेशा क्या हो, वो विवेक और ज्ञान पर आधारित प्रणाली हो, विवेक पर और ज्ञान पर आधारित कार्यकुशलता की प्रणाली हो, और उसके दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये खास बात पढ़ाया जाएगा मैंने इस तरह करके, पीछे पढ़ा रखा है मैंने ऐसी बात पे, ठीक है? ये क्या हो, पढ़ा भी नहीं घर बैठ कर जाएगा। ज्ञान और कार्यकुशलता पर आधारित ज्ञान पर आधारित प्रणाली जो हो ना, ज्ञान पर आधारित जो प्रणाली हो, ठीक, उसके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। क्योंकि ये पद, अगर इस पद का ना दुरुपयोग करना स्टार्ट करा तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा, अगर सदुपयोग करना स्टार्ट करा ना तो नैतिकता जन्म लेगी, अनुभव जन्म लेगा। चाटे इतने भरूंगा ना, याद रखो जी, समझ गए? कहाँ तो सीख रही है? मतलब उसकी तरफ को बताए, किसी लड़के की तरफ को कर लेती है, इसकी तरफ को कर रही है, बदतमीज हो रखते। हाँ ये कहाँ से आते हैं? समझ में आया? अनुच्छेद 1 पढ़ा, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ? इसकी तरफ क्यों कर लो? जब सुनना होगा ना तेरे का तब बताऊंगा तुझे। छोटी मोटी गलतियां से ही पूरा कर देना चाहिए। भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ। एक तो लिखा हुआ राज्यों का संघ होगा, एक लिखा हुआ संघ। और जो संघ हो ना, संघ का मतलब केंद्र सरकार हो, और केंद्र सरकार का काम पता क्या हो? केंद्र सरकार का काम हो नीतियों का निर्धारण करना, नीतियों का निर्धारण करना, नीतियाँ बनाना, ठीक। और राज्य का काम हो जो नीतियाँ बनाई नहीं गई ना, उन नीतियों का क्रियान्वयन करना। अब भी मान नहीं रही। नीतियों का क्रियान्वयन करना इसका काम होगा, ठीक। ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ कि नीतियों का क्रियान्वयन करना और नीतियों का निर्माण करना। नीतियों का निर्माण करने का काम किसका होगा? संघ का। और जो नीतियों का क्रियान्वयन करने का काम होगा वो होगा राज्य का। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? इसे भी लिख डालो। इसे भी लिख डालो भाई। तुम हाथ तो मेहंदी लगा के होगा, इतने आराम आराम से लिख रही हो बैठ कर। तो रुक में लिख रही, फिर में लिख रही, 1 महीना और रुक में लिख। अच्छा तुम्हें बता था कल क्या घटना घटने वाली? ये देखो रखी मेरे पास, जरूरत ही है ना, तो उस कॉपी की उसको कोई ज़रूरत है नहीं।
तो इसलिए मंगा ली गई। सही करा गलत करा? सही करा गलत करा? अगर आपको ये सही लगा तो सही होगा। पहले वार्निंग दे रखी थी। हेडिंग बनाओ लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं। इंजॉय ले लेने से सभी, जिसे इंजॉय तो मन भर जाएगा ना उस दिन आ जाएगी, नहीं आगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हेडिंग बनाई? लोकतंत्र एवं ठीक। इसमें लिखो लोकतंत्र एवं लोक सेवाओं का मूल तत्व। लोकतंत्र एवं लोक सेवाओं का मूल तत्व। मूल तत्व लोक अर्थात जनता से है, अर्थात जनता से है, जनता से है। किससे है? जनता से है। लोक का मतलब लोक शब्द नहीं आ रहा है? लोकतंत्र के अंदर भी लोक शब्द आया और लोक सेवाओं के अंदर भी लोक शब्द आया। लोक शब्द का अर्थ हो जनता। मूल तत्व क्या है इसके अंदर? लोक। और लोक तत्व का मतलब क्या है? जनता। लिखो। लेकिन लोक शब्द के उल्लेख मात्र से, लोक शब्द के उल्लेख मात्र से लोक तत्व, उल्लेख मात्र से लोक तत्व, लोक तत्व, उल्लेख मात्र से लोक तत्व अर्थात जनता का कल्याण सुनिश्चित नहीं होता। अर्थात जनता का कल्याण सुनिश्चित नहीं होता, जनता का कल्याण सुनिश्चित नहीं होता। समझ लो इसका मतलब क्या है? सुनूंगा भी देख लो। लोकतंत्र लिखा हुआ तुम्हारे पास, लोक सेवा नहीं लिखा हुआ। इसमें कौन सा शब्द? लोक। इसमें क्या है? लोक। जो मूल तत्व क्या है इसके अंदर? लोक। और लोक का मतलब क्या हो? जनता। तो क्या जनता लोक शब्द लिखने से सर क्या हम उनका कल्याण कर सकते हैं? लोक शब्द लिखने के अंदर उनका कल्याण सुनिश्चित नहीं करा जा सकता कि लोक शब्द लिखा तुमने उसका कल्याण सुनिश्चित होगा। लिख देने से कुछ और करना होगा। ठीक है, अभी क्या लिखा तुमने? नहीं होता। अतः आवश्यक है, अतः आवश्यक है, अतः आवश्यक है कि लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं, कि लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं अपने उद्देश्य एवं कार्य व्यवहार में विरोधाभासी नहीं। लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं अपने उद्देश्य एवं कार्य व्यवहार में विरोधाभासी नहीं, बल्कि परिपूरक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? परिपूरक। ठीक, अब समझो। ये हमारा लोकतंत्र, ये हमारा लोक सेवाएं। इसमें लोक शब्द लिखा हुआ, तो लोक शब्द लिखने लोक का मतलब वो जनता। यहाँ में लोक लिख रखा है, यहाँ भी लोक लिख रखा है। चाहे लोकतंत्र लिख दो चाहे लोक सेवाएं,
जब लोकतंत्र आया होगा ना, जब भी लोकतंत्र आया था, लोकतंत्र की जो विकास हुआ था ना, इंग्लैंड के अंदर हुआ था 1215 ईस्वी में। वहाँ मैग्ना कार्टा नाम का एक चार्टर आया था, मैग्ना कार्टा नाम का। जब पॉलिटी पढ़ाया था जब भी बताया था तुम, मैग्ना कार्टा नाम का एक चार्टर आया था, उसके अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया था। तो यह व्यवस्था पहले से चली आ रही, जो लोक सेवकों की है। लोकतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र ना, लोक सेवाओं, जब लोक जहाँ लोकतंत्र होगा वहीं लोक सेवक जन्म लेंगे, और लोक सेवक लोकतंत्र दोनों साथ साथ पैरेलल में चलते रहेंगे, एक दूसरे के परिपूरक होंगे, एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं आए। समझ, लोकतंत्र और लोक सेवाएं एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के परिपूरक, दोनों को साथ साथ लेके चलना होगा। समझ में आया बात है? ये तो लिखवाया तुम, पढ़कर देख लो, पढ़ो देखो क्या लिखवाया। ठीक, उसके बाद नई लाइन से लिखो, पैराग्राफ चेंज कर दो। अब ये लोकतंत्र, ये लोक सेवाएं, ये लोकतंत्र ना, लोक सेवाएं पता किसे दर्शाती है? सहभागी विकास को, सहभागी विकास को दर्शाती है। और सहभागी विकास का मतलब तुम जानते हो, सहभागी सबके साथ, सबको एक साथ लेकर चलना। लोकतंत्र जनता को एक साथ, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, वो तो बाद में आया, वो बाद में लिखाऊंगा। लोकतंत्र का मतलब सहभागी विकास। लोकतंत्र लोक सेवाएं जहां होगी ना, वहां सहभागी विकास होगा। कैसा विकास होगा? समझे? पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट लिखो। वास्तव में लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं सहभागी विकास को दर्शाती है। वास्तव में लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं, वास्तव में लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं सहभागी विकास को दर्शाती है, सहभागी विकास को दर्शाती है। वास्तव में लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं सहभागी विकास को दर्शाती है। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? जैसे जैसे लोकतांत्रिक राज्यों का उदय हुआ, जैसे जैसे लोकतांत्रिक राज्यों का उदय हुआ, उन वैसे ही जैसे जैसे लोकतांत्रिक राज्यों का उदय हुआ, जैसे जैसे लोकतांत्रिक राज्यों का उदय हुआ, वैसे ही उन राज्यों के कार्यकारी अंग के रूप में, वैसे ही उन राज्यों के कार्यकारी अंग के रूप में जैसे जैसे लोकतांत्रिक राज्यों का उदय हुआ, वैसे ही उन राज्यों में कार्यकारी अंग के रूप में लोक सेवाओं का विकास को देखा गया। कार्यकारी अंग के रूप में लोक सेवाओं में विकास को देखा गया, विकास को देखा गया। कोमा लगाओ। ठीक, इसका मतलब तो समझ लो। इसका मतलब वो लोकतंत्र जहाँ भी था ना, लोक सेवाएं साथ साथ, जिस जहाँ भी लोकतांत्रिक राज्य का उदय हुआ, ऐसा राज्य जो लोकतंत्र के आधार पर संचालित हो, ऐसा राज्य लोकतांत्रिक राज्य कहलाता होगा। तो जहाँ भी लोकतांत्रिक राज्य का उदय हुआ ना, लोक सेवाएं वहाँ स्वतः ही जन्म ले ली। आया समझ में? लोकतंत्र और लोक सेवाएं दोनों साथ साथ चल रही थी, एक साथ पैरेलल में चल रही थी। याद रखना बात। या जहाँ भी लोकतांत्रिक राज्य का उदय, भारत था 26 जनवरी 1950 को हम लोकतांत्रिक राज्य बन गए, गणतंत्र नहीं बन गए, 26 जनवरी 1950 को अपना गया। तो लोकतांत्रिक राज्य का, तो लोक सेवाओं का जन्म स्वतः ही होगा। याद रखना बात है। कहीं भी जहाँ भी लोकतंत्र स्थापित हुआ ना, तुरंत वहाँ लोक सेवाओं का जन्म हुआ। तो लोकतंत्र और लोक सेवाएं एक साथ चलती हैं। समझने की बात है? इसलिए दोस्तों साथ साथ चलती है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट, पूरक, या इसे हम संपूरक भी कह सकते हैं। संपूरक। ठीक, लिखो आगे। उसके बाद देखो लोकतंत्र, कोमा लगा दो। लोकतंत्र का विचार 1215 ईस्वी में, लोकतंत्र का विचार की जगह काट के लिखो विकास।
लोकतंत्र का विकास 1215 ईस्वी में ब्रिटिश मैग्ना कार्टा से हुआ। ब्रिटिश मैग्ना कार्टा से हुआ। मैग्ना कार्टा से हुआ। इसके पश्चात विभिन्न लोकतांत्रिक क्रांतियां, इसके पश्चात विभिन्न लोकतांत्रिक क्रांतियां, इसके पश्चात विभिन्न लोकतांत्रिक क्रांतियां, जैसे 1688 ईस्वी की गरिमामय क्रांति, इसे पढ़ा रखा है ना, जैसे 1688 ईस्वी गरिमामय क्रांति, 1688 ईस्वी की गरिमामय क्रांति, कोमा 1776 की अमेरिकी क्रांति, जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, कोमा 1776 की अमेरिकी क्रांति, लिख दिया। उसके बाद कोमा लगाओ 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, यहाँ के मजदूरों ने आंदोलन कर दिया था फ्रांस के सरकार के खिलाफ, लिख दिया फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद कोमा लगाओ 1940 की औपनिवेशिक क्रांति, ये हम लेकर आए थे। 1940 की औपनिवेशिक क्रांति, 1940 की औपनिवेशिक क्रांति, तथा 2011 की अरब क्रांति, जिसमें सद्दाम हुसैन मारा गया था। कोमा क्या लिखा, तथा 2011 की अरब क्रांति, ने अरब क्रांति ने पुनः इस विचारधारा को राजनीति के केंद्र पर स्थापित किया। पुनः इस विचारधारा को राजनीति के केंद्र पर स्थापित किया। लेकिन जो लोकतंत्र का वास्तविक मतलब हो ना, वो हो सहभागिता, जनता पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। इसीलिए तो अब्राहम लिंकन ने अपने शब्दों में कहा, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। समझ नहीं बात है। और इससे ना लोकतंत्र की सुव्यवस्थित परिभाषा देने का श्रेय इसे दिया जाता है अब्राहम लिंकन को। नई लाइन से लिखो, लेकिन लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ सहभागिता से है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ सहभागिता से है। लेकिन लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ सहभागिता से है। लेकिन लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ सहभागिता से है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ सहभागिता से है। इस कारण इसका मूल विचार अब्राहम लिंकन ने अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। इस कारण इसका मूल विचार अब्राहम लिंकन ने अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। इस कारण इसका मूल विचार अब्राहम लिंकन ने अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। मूल विचार अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। मूल विचार अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। लिख दिया, अभिव्यक्त किया है। अब्राहम लिंकन के अनुसार, नई लाइन से, एकदम नई लाइन से, अब्राहम लिंकन के अनुसार, फिर इन्वर्टेड कोमास में ऐसा करके लिखना, डबल इन्वर्टेड कोमास में अनुसार, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमास लगा लेना, लगा लिया ना। अब्राहम लिंकन के अनुसार लिख दिया, जनता के लिए
जनता के लिए शासन ही, जनता के लिए शासन, जनता के लिए, एक मिनट रुक जाओ, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र का मतलब देखो, लोकतंत्र का जो विचार है ना, हेलो, इसे 6 से समझा जा सकता, समझा जा सकता है। और जो 6 का मतलब क्या हो, जो पहले वाला सह हो ना, इसका मतलब हो सहभागिता। 6 बार से आना चाहिए, अभी कुछ नहीं लिखना कोई भी, सहभागिता। अगर सहभागिता ही नहीं होगी तो ये बताओ फिर कहाँ का लोकतंत्र, कहाँ का लोकतंत्र? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो फिर कहाँ का लोकतंत्र? कोऑर्डिनेशन, समन्वय, समझ ऐसे आ रहा है? जब समन्वय नहीं होगा तो कहाँ का लोकतंत्र? जब कभी भी तुम लोकतंत्र के बारे में कुछ लिखने हो जाना, इसे 6 वाले सह को याद रखना, इसे जरूर लिखना। समझ में आए बात? या समन्वय, उसके बाद कितने हो गए, कितने हो गए? चौथे नंबर बताओ। हाँ, एक और आएगा समानता। ये लोकतंत्र की पहचान होगी। लोकतंत्र के 6 मूल तत्व हैं, सहभागिता, स्वतंत्रता, समानता, कितने हो गए? 4 हो गए ना। उसके बाद संवेदनशीलता, उसके बाद सहिष्णुता। ये थोड़ा है तुम एक ही धर्म को बढ़ावा देते चले जाओगे, संवेदनशील ही नहीं है तुम तो फिर क्या करोगे? कहीं का लोकतंत्र? जब वहाँ सरकार संवेदनशील नहीं जनता के प्रति, जब सरकार जनता को बराबर का अधिकार नहीं देने की तो फिर कहीं का लोकतंत्र? सरकार अगर प्रत्येक धर्म को बढ़ावा नहीं देने की तो फिर कहीं का लोकतंत्र? प्रत्येक धर्म का संरक्षण करना होगा। ये थोड़ा ही तुम हिंदू धर्म को महान बताओगे, ये तुम कहेंगे सरकार सही सरकार के अंदर सहिष्णुता नहीं है सरकार के अंदर। संवेदनशील, इसका मतलब सरकार संवेदनशील नहीं है। अगर सरकार जनता को इग्नोर कर रही तो इसका मतलब सरकार जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। उसके बाद समानता, उसके बाद समन्वय, कोऑर्डिनेशन भी होना जरूरी है। आया समझ में कि तुम भाई उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार, सेंटर में बीजेपी सरकार, बीच में कोऑर्डिनेशन टूटा हुआ, कठिनाई पैदा हो जाएगी। स्वतंत्रता होनी जरूरी और सहभागिता भी होनी जरूरी। अगर ये 6 के 6 तत्व मौजूद होंगे, कह सकते हैं उस देश के अंदर लोकतंत्र होगा, नहीं तो लोकतंत्र नहीं हो सकता। समझ गए? इंपॉर्टेंट बात है, लिख डालो। क्या लिखा अब तक? नहीं, लोकतंत्र का विचार 6 से अभिव्यक्त किया जा सकता है। लोकतंत्र का विचार 6 से, ये वाला से सोनू वाला 6 से अभिव्यक्त किया जा सकता है। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? नीचे का सारा लिखो डायग्राम में। 6 का मतलब, 6 का अर्थ लिखो नीचे। 6 का अर्थ जल्दी लिखो फटाफट। जो ये काम करने खाते बैठे रह करें यहाँ तो। जो लोक सेवाएं हैं ना, कहते हैं जो लोक सेवाएं हो ना, ये प्रशासनिक कार्यपालिका का भाग हो। जो लोक सेवाएं हो ना, ये प्रशासनिक कार्यपालिका का भाग हो। किसका? कार्यपालिका 2 हो हमारी, एक राजनीतिक कार्यपालिका हो, एक प्रशासनिक कार्यपालिका। तो जो लोक सेवाएं हो ना हमारी, ये प्रशासनिक कार्यपालिका का भाग हो। लिखो लोक सेवाएं, नहीं लाइन से, लोक सेवाएं सरकार के कार्यकारी अंग के रूप में परिभाषित किया गया है। लोक सेवाओं को सरकार के कार्यकारी अंग के रूप में परिभाषित किया गया है।
सरकार के कार्यकारी अंग के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन देखो जो पहली लोक सेवाएं थी ना, पहले नौकरशाही थी हमारी, लोक सेवाएं थी। हेलो, लोकतंत्र में सुन लो यार, सुन लो क्या लिखना चाह रहे। पहले क्या हुआ करता था, प्रारंभ, पहला सवाल भी दे रखा है मैंने ऐसा, प्रारंभिक अवस्था में नौकरशाही है हमारी। राजतंत्र और अभिजनतंत्र और तानाशाही पर आधारित थी, उनके हिसाब से संचालित हुआ करती थी। पहली लोकतंत्र जब स्टार्टिंग में हमारे यहाँ जब हमारी लोक सेवाएं थी नहीं, ये लोक सेवाएं थी, नौकरशाही थी, जिसे ब्यूरोक्रेसी बोल रहे थे, ये तानाशाही पर आधारित थी, तानाशाह करती थी, लोगों का शोषण करती थी। आज भी यह प्रवृत्ति इनके अंदर देखी जा सकती है। आया समझ लो, लिखो। प्राचीन काल में लोक सेवाएं, राजतंत्र, प्राचीन काल में लोक सेवाएं राजतंत्र, कोमा अभिजनतंत्र, राजतंत्र कोमा अभिजनतंत्र, हरभजन्य अभिजनतंत्र, अभिजनतंत्र कोमा लगाओ तानाशाही, तानाशाही से संचालित होती थी। अभिजनतंत्र कोमा तानाशाही से संचालित होती थी, तानाशाही से संचालित होती थी। इस कारण इनका स्वरूप गैर लोकतांत्रिक, कोमा सत्तावादी, लोकतांत्रिक तो है नहीं, गैर लोकतांत्रिक को अलोकतांत्रिक कह सकते हैं। सत्तावादी, सत्ता की भूख रखने वाले को सत्तावादी बोलते हैं। और असंवेदनशील हो गया, इस कारण इनका स्वरूप गैर लोकतांत्रिक, सत्तावादी और असंवेदनशील हो गया, ठीक। लेकिन जो आज के समय की नौकरशाही है हमारी, उसका जो जुड़ा हो वो पश्चिमी यूरोप से जुड़ा हुआ। पश्चिमी यूरोप का मतलब अंग्रेजों से सीखी। आज की जो वर्तमान समय हमारे यहाँ तानाशाही है, यह जो तानाशाही नहीं, सॉरी, ब्यूरोक्रेसी है। ये ब्यूरोक्रेसी, इनके अंदर तानाशाही जो दिखाई दे, ब्यूरोक्रेट है, अपने आप को बहुत बड़े शहंशाह मानते हैं। पता, एक एग्जाम पास कर लिया, पता नहीं क्या कर लिया। आया समझो, एक प्रोफेसर के सामने कुछ भी नहीं है, उसकी पूरी जिंदगी वैसे ही बीती जा। और एक प्रोफेसर की 2.5 गुना सैलरी हो इनका, जो अच्छा प्रोफेसर हो, ठीक ठाक तरीके का प्रोफेसर हो, 2.5 गुना सैलरी हो IAS अधिकारी से। समझ में आई बात है। और काम भी बहुत कम करता है। और IAS अधिकारी करना पड़ेगा, पता कितने घंटे काम, 13 घंटे काम करना पड़ेगा। 13 घंटे एक दिन में। जितनी बड़ी सर्विस होगी इतना ही रिस्क होगा। समझ बात है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। तो जितनी बड़ी रिस्क लेगा ना, इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। समझ में आ बात है। रिस्क भी फेरा चाहिए। समझ में, लिखो क्या लिखा, हो गया। आधुनिक लोक सेवा, नहीं आंसर। आधुनिक लोक सेवा का विकास, आधुनिक लोक सेवा का विकास पश्चिमी यूरोप से जुड़ा। आधुनिक लोक सेवा का विकास पश्चिमी यूरोप के साथ जुड़ा है। आधुनिक लोक सेवा का विकास पश्चिमी यूरोप के साथ जुड़ा है। जुड़ा है, लिख लिया, जुड़ा है। अब फ्रांसीसी अर्थशास्त्री एक, उनका देखो क्या कहना, नाम बता रहा हूँ, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री का। कहते हैं क्या क्या बदतमीजी खिला रखी तुमने, क्या ब्यूरोक्रेट चिल्ला रहे तुम, क्या है ब्यूरोक्रेट? ये जानते हो इसका मतलब क्या हो? अच्छा आ जाओ बताते हैं। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री एक, नाम बताने जा रहे, उनका नाम है विंसेंट दी गार्नो। कोई दिक्कत? घर जाना छुट्टी करनी के?
बता दो, कोई दिक्कत है तो करो। विंसेंट दी गार्नो ने पता क्या कहा, इन्होंने लोक सेवाओं के लिए, लोक सेवाओं के लिए ना, लोक सेवाओं के लिए एक वर्ड का यूज करा, उसका नाम है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इंग्लिश का शब्द नहीं हो, हिंदी में लिखना ब्यूरोक्रेसी। अब जो ब्यूरोक्रेसी हो ना, ब्यूरोक्रेसी का मतलब इसमें जो ब्यूरो नाम की हो, ब्यूरो शब्द, ब्यूरो मानिया एक बीमारी थी या क्या आती है, और बीमारी थी या, और ये ब्यूरो, इस बीमारी का इलाज पता कहाँ हो, पैथोलॉजी में। तो ब्यूरो पैथोलॉजी एक प्रकार की बीमारी होया, यानी सत्ता की भूख होया। समझ में बात है, जो तुम तैयारी करना जिसे चाह रहे हो, इसके शब्दों में इसका एक मानना, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी एक नकारात्मक शब्द, नकारात्मक, इतना भ्रष्टाचार है इसके अंदर। मैंने कहा IAS अधिकारियों ने देश को बर्बाद कर दिया, तबाही कर दी ना, तबाही ला दी इन्होंने। बात समझ में आई? लिखो क्या लिखा पहले ये बताओ। फ्रांसीसी नहीं, लाइन से, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट दी गार्नो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट दी गार्नो, लिख लिया, ने आधुनिक लोकतंत्र ने आधुनिक लोक सेवाओं, ऐसे लिखना, आधुनिक लोक सेवाओं के लिए, आधुनिक लोक सेवाओं के लिए आधुनिक लोक सेवाओं के लिए ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया है। ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया है। ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेसी को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेसी को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेसी को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। विंसेंट दी गार्नो ने इसे ब्यूरोमानिया कहा। ब्यूरोमानिया बीमारी है। विंसेंट दी गार्नो ने इसे ब्यूरोमानिया कहा। कुछ लोगों ने इसे ब्यूरोपैथोलॉजी कहा। कुछ लोगों ने इसे ब्यूरोपैथोलॉजी कहा। कुछ लोगों ने इसे ब्यूरोपैथोलॉजी कहा, लिख दिया। कुछ लोगों ने इसे न तो खलनायक कहा, न तो खलनायक, न तो खलनायक, नायक नहीं, खलनायक, न ही नायक कहा। कुछ लोगों ने से इसकी तुलना अग्नि के दानों से की है। दाने ब्यूरोक्रेट की कैसी कैसी बातें बता दी। कुछ लोगों ने इसकी तुलना अग्नि के दानों से की है। अग्नि के दानों, दानव जानते किसे कहते हैं? जो भूखे होते हैं, बहुत बड़े राक्षसों को। दानव लिखो, दानव, दानव ही लिखो पूरा।
कि दाना तो से की है, लिख दिया। कोई दिक्कत? अर्थात इस लाइन का मतलब समझो। अर्थात यह सत्तावादी अभिजनवादी जनता पर शासन करने अभिजनवादी जनता पर शासन करने वाले हुए। उसके बाद अलोकतांत्रिक कोमा असंवेदनशील कोमा गोपनीयता कोमा भ्रष्टाचार इत्यादि के रूप में देखा जा सकता है। ये ब्यूरोक्रेसी का हाल क्या है दिलो का पूछो सुनो, आपका मुस्कुराना गजब लगा। समझ में आया? लेकिन लोक सेवाओं को नकारात्मक अभिव्यक्ति से बाहर निकालने का श्रेय मैक्स वेबर को जाता है। मैक्स वेबर, क्या नाम है? मैक्स वेबर। फिजिक्स में भी कम लिखा हुआ, फिजिक्स में भी, ठीक। इनते ये कौन थे? ये जर्मनी के समाजशास्त्री थे। कौन से शास्त्री थे? नाम है मैक्स वेबर। इन्होंने पता क्या कहा? इन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी का मतलब बेटा कुछ और, ब्यूरोक्रेसी का मतलब नकारात्मक शब्द तुम यूज करो। तब से ब्यूरोक्रेसी को एक सकारात्मक रूप में देखा जाना लगा। लेकिन इन्होंने कभी ब्यूरोक्रेसी को परिभाषित नहीं करा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के इन्होंने लक्षण बताए, और वे लक्षण ही तुम्हें पढ़ने, वही तुम्हारा सिलेबस है। एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, वही तुम्हारा सिलेबस है। लिखो। और नई लाइन से, एकदम झक्कास वाली लाइन से लिखो। लोक सेवाओं को नकारात्मक अभिव्यक्ति से बाहर निकालने के लिए, लोक सेवाओं को नकारात्मक अभिव्यक्ति से बाहर निकालने का श्रेय, लोक सेवाओं को नकारात्मक अभिव्यक्ति से बाहर निकालने का श्रेय, लोक सेवाओं को नकारात्मक अभिव्यक्ति से बाहर निकालने का श्रेय जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर को जाता है। लोक सेवाओं को नकारात्मक अभिव्यक्ति से बाहर निकालने का श्रेय जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर को जाता है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर को जाता है। इनके द्वारा दिए गए मॉडल को बेबेरियन मॉडल कहते हैं। बेबेरियन, इन्होंने एक मॉडल दिया था, बेबेरियन मॉडल, बेबेरियन मॉडल कहते हैं। लिख लिया? बेबेरियन मॉडल कहते हैं। अब इनसे पूछा गया, बताओ भाई ब्यूरोक्रेसी क्या हो, फिर तुम बता दो भाई। किससे पूछा गया? मैक्स वेबर से। मैक्स वेबर से पूछा गया, बताओ भैया ब्यूरोक्रेसी क्या हो। कह रहे रुको 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 रुको, अभी बताते हैं आपको ब्यूरोक्रेसी क्या हो। अच्छा, जो ब्यूरोक्रेसी हो ना, ब्यूरोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? नौकर शाही। नौकर शाही बराबर, कभी कभी ना ये भी कहते हैं लोक सेवक, क्या कह देते हैं, लेकिन इसके बराबर नहीं होता। ये नौकरशाही है, ये क्या है हमारा? लोक सेवक। बढ़ जाना, नौकरशाही ये क्या है? लोक सेवक। तो जो नौकरशाही है ना और जो लोक सेवक, नौकरशाही और जो लोक सेवक, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। कभी कभी जितने भी हमारे नौकरशाही है ना, सारे के सारे नौकरशाही हमारे लोक सेवक हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे लोक सेवक हमारे कभी भी नौकरशाही नहीं हो सकते। यही समझना क्यों नहीं हो सकता।
समझ गई बात? यही भी बात, सारे के सारे नौकरशाही हमारे लोक सेवक हो सकते हैं, लेकिन कभी भी सारे के सारे लोक सेवक नौकरशाही नहीं हो सकते। अब लोक सेवक किसे कहते हैं एक बार हमें समझा दो, फिर ब्यूरोक्रेसी तुमको समझना है। नंबर फर्स्ट लोक सेवक किसे कहते हैं? लोक सेवक के लिए क्या क्या शर्तें हों? लोक सेवक के लिए शर्तें, दिवाली का आज दिवाली बाद में देख लेना कहीं जाएगा। अस्थाई हो, उसका पद अस्थाई होना चाहिए, स्टेबल फिक्स। जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी होगा ना, गवर्नमेंट कर्मचारी होगा, वो भी तो लोक सेवक ही, वो भी तो लोक सेवक ही। समझ में आई बात? या कि कोई पुलिस में काम कर रहा है, कांस्टेबल का फॉर्म भर रखा उसने, पुलिस में भर्ती होगा वो, समझ में आई बात? है वो भी तो लोक सेवक में ही आएगा। लेकिन ब्यूरोक्रेट थोड़ा क्या दोगे सर, नहीं कहने के ना, तो इधर समझ। दूसरा वैतनिक होना चाहिए। वैतनिक का मतलब सरकार का वेतन लेने होना चाहिए, वेतन लेने वाला। वेतन अगर नहीं मिल रहा होगा, सरकार का वेतन नहीं मिल रहा होगा, तो कहीं की नौकरशाही, कहीं का लोक सेवक और कहीं की नौकरशाही। वैतनिक होना चाहिए, वैतनिक क्या होना चाहिए? ये लोक सेवक के लिए शर्तें हो। तीसरे नंबर पर और क्या, वो घूस लेने वाला होना चाहिए कार्यकुशल होना चाहिए। कार्यकुशल कैसा होना चाहिए? कार्यकुशल होना चाहिए। उसके बाद दक्षता भी होनी चाहिए, एफिशिएंसी उसके अंदर, इसके बिना कुछ नहीं है। ये लोक सेवक के गुण हो। एक कर्मचारी को हम लोक सेवक कैसे कह सकते हैं? अगर वो अस्थायी होगा, अस्थायी मतलब उसको कोई निकाल नहीं सकता हो, सरकारी तो सरकारी हो। दूसरा, सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है उसे नियमित रूप से उस खाते में आता होगा, पक्का सरकारी सेवाओं का लाभ उठाता होगा, पैसे मिलते होंगे। मुझे थोड़ा ही मिल रहे पैसे, इसका मतलब मैं लोक सेवक नहीं हूँ। समझ में आए बात? तुम्हें मिलते पैसे, तुम भी लोक सेवक नहीं है। तुम्हारे आसपास पड़ोस में किसी गवर्नमेंट जॉब होगी, पक्का लोक सेवक है। उसके बाद कार्यकुशलता, ज्ञान तो उसके पास होगा, स्किल तो उसके पास पक्का होगा, दक्षता भी उसके पास होनी चाहिए। ये सब चीज़ के पास मौजूद होगी तो हम कह सकते हैं वो लोक सेवक होगा। और सारे के सारे जितने भी जो ब्यूरोक्रेट होंगे, नौकरशाही होगी, जितने भी हमारे आईएएस अधिकारी होंगे ना, टोटल आईएएस अधिकारी सारे के सारे ब्यूरोक्रेट कहलाएंगे हमारे। ब्यूरोक्रेट तो कहलाएंगे हमारे, लेकिन जो हमारे होंगे उन्हें सबको लोक सेवक बोल लेंगे। लेकिन सभी के सभी लोक सेवकों को तुम कभी भी ब्यूरोक्रेट नहीं बोल सकते, नौकरशाही नहीं कह सकते। ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, ठीक? सभी नौकरशाह लोक सेवक होते हैं, लोक सेवक होते हैं, परंतु सभी लोक सेवक नौकरशाह नहीं हो सकते, नौकरशाह नहीं हो सकते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इतना भी नोट कर लो ये भी।